हाँ भाई बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है मेरी? बेटा मुझे कंफर्म कर दो एक बार, मेरी आवाज आ रही है तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है भैया, शुरू करते हैं। मेरा बेटा आवाज अब आना शुरू होगी आपको, क्योंकि मैं जो है बोल रहा था। जूम का लिंक भी चला गया? हाँ हाँ, सब भेज दो, सब भेज दो, शुरू करें। अब आ रही है आवाज सबको? ठीक है। एक दो मिनट रुक जाओ, सब बच्चे कंफर्म कर दें। सबको आवाज आ रही है तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। बस बच्चे एक मिनट और, बस फिर हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। बस एक मिनट और रुक जाओ, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बस। शाफे, हो गए लिंक, हो गए सारे? हटा दिया, हटा दिया, हटा दिया। चलो बेटे शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अच्छा बेटा, ये जो हमारा आज का वेबिनार है, एमडी कैट वेबिनार, इसका बुनियादी मकसद क्या है? वो आप बच्चों को जो इस साल 2024 में एमडी कैट देने के लिए जा रहे हैं, उनको गाइडलाइन प्रोवाइड करना या उनको गाइडेंस प्रोवाइड करना, ठीक है। किन चीजों से रिलेटेड? दो तीन मोटी मोटी चीजें जिनसे रिलेटेड मैं और मेरी टीम जो है वो आपको गाइडेंस देगी। सबसे पहली चीज कि आपके पास जो पीएमडीसी का सिलेबस है उसके हवाले से, टाइम मैनेजमेंट के हवाले से, एक बड़ा मसला आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस का होता है। हमारे साथ यहाँ पे जो बहुत सारे इंप्रूवर्स जो इस साल रिपीट कर रहे हैं वो भी जुड़े हुए होंगे, तो उन सारे लोगों को भी जो गाइडलाइन प्रोवाइड करनी है वो इस वेबिनार का मेन मकसद है, ठीक है। तो सबसे पहला सेक्शन मैं थोड़ी सी तरतीब बता देता हूं। पहला सेक्शन मेरा होगा फिजिक्स का, दूसरा सेक्शन केमिस्ट्री या बायो का होगा, फिर तीसरा सेक्शन जो बचा हुआ होगा उसका होगा। आखिर में आपसे आपके क्वेश्चन आंसर ले रहे होंगे, ठीक है, आपके क्वेश्चन ले रहे होंगे और हम उनका आंसर दे रहे होंगे। तो बच्चे एक बार मुझे कंफर्म कर दो, यहां तक सारी की सारी आवाज सबको अच्छे से आ रही है? वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम बच्चों, वालेकुम अस्सलाम। चलो बच्चे शुरू करते हैं। देखो, देखो भैया, हमारे पास सबसे पहला जो सेक्शन है ना वो फिजिक्स का है। फिजिक्स के हवाले से ना क्या बात समझने वाली है या क्या बात आपके जहन में रखने वाली है? फिजिक्स एक वाहिद ऐसा सेक्शन है जो हमारे एमडी कैट के जो बच्चे होते हैं
वो इसमें परेशान घूम रहे होते हैं। उसका रीजन क्या होता है, मैं मेंशन करता जाता हूं। बेटा उसका रीजन ये होता है कि बहुत सारी दफा में जो बच्चे होते हैं उन्हें कैलकुलेशन परेशान करती है। देखो, कैलकुलेशन परेशान करती है। कभी कभार ऐसा होता है कि उन्हें कॉन्सेप्ट परेशान करते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हमारी अनफॉर्चुनेटली थोड़ी सी कम होती है। कभी कभार ऐसा होता है कि हमें सिलेबस परेशान करता है, और कभी कभार ऐसा होता है हमारे पास कि हमें जो टाइम मैनेजमेंट है वो परेशान करती है। क्योंकि अगर आपने जो मेरा बेटा पीएमडीसी का पेपर पैटर्न है उसको आपने देखा होगा, तो पीएमडीसी का जो अभी तक का पेपर पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग आपके पास टोटल 200 एमसीक्यूज है, ठीक है। और आपको जो टाइम मिल रहा होता है वो तकरीबन तकरीबन 210 मिनट का मिल रहा होता है, 3.5 घंटे का। 1 घंटा हुआ 60 मिनट, 2 घंटे हुए 120 मिनट्स, 3 घंटे हुए 180 मिनट्स, और 3.5 घंटे मतलब 210 मिनट्स। यानी कि 200 एमसीक्यूज कितनी देर में करने हैं आपने, 210 मिनट में करने। तो अगर आप इन दोनों चीजों को डिवाइड करोगे या इन दोनों को आपस में डिवाइड करोगे तो आपको रफली आंसर मिलेगा। एक एमसीक्यू मुकम्मल करने में आपको जो टाइम मिलता है वो कितना मिलता है, 1 मिनट का मिलता है। अब इन सारी चीजों के ऊपर मैं आपको गाइड करने लगा हूं। सबसे पहले आ जाते हैं मेरा बेटा हमारे पास जो सिलेबस का पॉइंट है। जो पीएमडीसी का सिलेबस है उसका पीडीएफ आपको गूगल पे मिल जाएगा, पीएमडीसी की वेबसाइट पे भी। जो 2023 का सिलेबस है वही अभी 2024 में फॉलो हो रहा है। सर अगर वो चेंज हो गया फिर क्या करेंगे, उसके ऊपर भी आंसर कर देता हूं। अभी पहले जो 2023 वाला अभी तक चल रहा है उसके ऊपर बातचीत कर ली जाए, क्योंकि जब चेंज होगा तो उसके हवाले से भी आपको गाइड कर दूंगा, अभी के इसी सेशन में गाइड कर दूंगा। तो पहले अभी वाले के हवाले से बात कर ली। मेरे बेटा फिजिक्स के अंदर अभी आप क्वेश्चंस नहीं पूछो, अभी आप सिर्फ यहां पे फोकस करो, क्वेश्चन मैं आपके खुद लूंगा, बेफिक्र हो जाओ। फिजिक्स के अंदर मेरा बेटा आपके पास ना 13 मेन टॉपिक्स है। टोटल आपके पास जो टॉपिक्स है ना वो 13 मेन टॉपिक्स है, और ये डिवाइड इस तरह से हुए हैं कि आपके पास रफली स्पीकिंग 5 टॉपिक क्लास 11 से हैं और 8 टॉपिक आपके पास क्लास 12 से हैं। ये बेसिकली आपका कह लो एक तरह का डिवीजन है, रफ डिवीजन कर रहा हूं मैं, ठीक है। अगर मैं भी इसको अपने पास ओपन कर लूं, 2 मिनट दो मुझे जरा। देखो बेटा सबसे पहले इसके अंदर जो आपके पास टॉपिक है ना वो हमारे पास है फोर्स एंड मोशन का। पहले हम क्लास 11 के 5 टॉपिक बारी बारी ना डिस्कस करते हुए चलते हैं। यहीं पे आपको उसका आंसर भी मिल जाएगा जो आउट ऑफ सिलेबस वाले क्वेश्चंस होते हैं ना। मैंने कई दफा अपने लेक्चर्स में और अपनी गाइडेंस वीडियो में भी ये बात बताई है। मैं उसी चीज को एक्सप्लेन करूंगा और अल्टीमेटली फिर आपके क्वेश्चन ले रहा हूँ, ठीक है। चलो देखो, चलो देखो मेरा बेटा हमारे पास जो सबसे पहला टॉपिक है क्लास 11 का वो हमारे पास है फोर्स एंड मोशन का। अब देखो मेरे बच्चे, फोर्स एंड मोशन के अंदर आपके पास ना टोटल 2 चीजें आ रही हैं। एक आपके पास फोर्स का पार्ट आ रहा है, एक आपके पास मोशन का पार्ट आ रहा है। ये जो मोशन का पार्ट है ना इसको हम लोग कहते हैं काइनेमेटिक्स का पार्ट। जो फोर्स का पार्ट है ना बच्चे, इसे हम कहते हैं हमारा डायनामिक्स का पार्ट। काइनेमेटिक्स में हम डील करते हैं मोशन से, या वो सारे के सारे पैरामीटर जो कि मोशन डिफाइन करते हैं। डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, स्पीड है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, फ्री फॉल मोशन है, जिसको आप मोशन अंडर ग्रेविटी भी कहते हो। ये सारे के सारे ग्राफ्स हैं, ये सारे यहां पे आ जाते हैं। यहां पे आपके पास डायनामिक्स के अंदर आपके पास आता है जो न्यूटन के 3 लॉज हैं, वो सेप गिरने वाला, एक्शन रिएक्शन वाला, मोमेंटम है, इंपल्स है, कोलिजन है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, फ्रिक्शन है। ये सारा पार्ट आपके पास यहां पे आ जाता है। ये सारे आपके लर्निंग ऑब्जेक्टिव पीएमडीसी ने सिलेबस में डिफाइन किए, ठीक है। अब यहां पे ये जो पार्ट है ना इसको पढ़ने के लिए जो एक चीज जरूरी है और वो एक चीज सिलेबस में मेंशन नहीं है, वो मैं यहां पे लिख देता हूं। उसके लिए मैं ब्लू कलर का मार्कर यूज कर रहा हूं, उसे भी देखिए। वो मेरा बेटा हमारे पास है स्केलर्स एंड वेक्टर्स। स्केलर्स एंड वेक्टर्स, ठीक है। अगर आप सिंध बोर्ड के स्टूडेंट हो तो आपके पास ये चैप्टर नंबर 2 है पुरानी किताब के अकॉर्डिंग, क्योंकि नई किताब से अभी पढ़ाया भी नहीं जा रहा फिजिक्स के अंदर, पुरानी किताब चल रही है। स्केलर्स एंड वेक्टर्स है। अगर आप सिंध के अलावा किसी भी और बोर्ड के हो, चाहे फेडरल के हो, चाहे आगा खान के हो, पंजाब के हो, बलूचिस्तान के हो, केपीके के हो, गिलगित बल्तिस्तान के हो, आपके पास यही चैप्टर वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम के नाम से सेम चैप्टर है, कोई डिफरेंस नहीं, ए टू जेड। अब अगर किसी के जहन में ये सवाल आता है सर ये पढ़ने के लिए ये पढ़ना क्यों जरूरी है, तो मेरा आपसे छोटा सा क्वेश्चन,
फोर्स क्या चीज है? वेक्टर है। अगर आपको बोला जाए कि यार एक बॉडी है, गौर से सुनना, एक बॉडी है, मान लो ये कोई बॉडी है, इस बॉडी के ऊपर एक फोर्स लग रही है ऐसे 4 न्यूटन की, एक फोर्स लग रही है ऐसे 3 न्यूटन की, मुझे बताओ उसके ऊपर नेट फोर्स कितनी एक्ट कर रही हो? सिंपल सा क्वेश्चन है। दो फोर्सेस है बॉडी पे एक्ट कर रही हैं, एक 4 न्यूटन की है और एक 3 न्यूटन की है, बताओ कुल मिला के टोटल फोर्स कितनी एक्ट कर रही होगी? अब अगर आपने स्केलर्स एंड वेक्टर नहीं पढ़ा हुआ, आप बोलोगे सर इसके ऊपर टोटल फोर्स एक्ट कर रही होगी 7 न्यूटन, जो कि गलत आंसर है। क्योंकि यहां पे देखो दोनों फोर्सेस आपस में क्या है? परपेंडिकुलर है। जब परपेंडिकुलर है तो आपको यहां पे इनके दरमियान का जो एंगल 90 डिग्री है वो कंसीडर करना है। तो आप कोसाइन रूल यूज करोगे या पाइथागोरस थ्योरम यूज करोगे, जो कि कोसाइन रूल की ही एक शक्ल है, तो आपके पास आंसर निकल के आएगा 5 न्यूटन। अब ये वो बता सकते हैं जिसने स्केलर वेक्टर पढ़ा होगा। तो डायनामिक्स में आपको नजर आ गया कि स्केलर वेक्टर की क्या जरूरत है। सिमिलरली आप काइनेमेटिक्स में जब आते हो, यानी कि मोशन के कॉन्सेप्ट पे जब आते हो, वेलोसिटी का जो कॉन्सेप्ट है, कैसे करोगे वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट अगर आपको वेक्टर्स नहीं आते? वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। एक्सेलरेशन क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। विदाउट वेक्टर्स आप पहला चैप्टर ही नहीं कर सकते जो पीएमडीसी के सिलेबस में दिया। अब बच्चा ये करता नहीं है, डायरेक्ट इसके ऊपर आता है। फिर होता क्या है, जब क्वेश्चन आता है तो उसको लगता है ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है। क्वेश्चन आर नेवर आउट ऑफ सिलेबस। और मैं 2021 से जब से पीएमसी ने स्टेप लिया, पहले पीएमसी था फिर पीएमडीसी हो गया, जब से पीएमसी पीएमडीसी ने टेस्ट कंडक्ट करना शुरू किया है, शायद अच्छी लगे कुछ रिपीटर्स को, शायद बुरी लगे ये बात, लेकिन फिजिक्स में एक भी सवाल आज तक आउट ऑफ कोर्स नहीं आया। एक भी सवाल आउट ऑफ कोर्स नहीं आया। जितने लोग आपको कहते हैं कि ये आउट ऑफ कोर्स है, सब बेकार बात करते हैं। या तो उन्होंने सिलेबस को देखा नहीं है या ईमानदारी से सिलेबस आपको पढ़ाया नहीं। अगर दयानतदारी से सिलेबस पढ़ाया होता, ईमानदारी से सिलेबस पढ़ाया होता या सिलेबस देखा होता तो नहीं होता। अच्छा बोलोगे सर हो सकता है ये तो पहला चैप्टर है इसलिए आप इसमें इतनी बात कर रहे हैं, कोई और चैप्टर की मिसाल दें, और चैप्टर की मिसाल ले लेते हैं। अगले चैप्टर पे आ जाते हैं। अगला चैप्टर कौन सा है बच्चे, जरा देखो। अगला चैप्टर हमारे पास है बच्चे वर्क एंड एनर्जी। ये मैं पीएमडीसी का सिलेबस ही देख रहा हूं जो कि आपको ऑनलाइन भी अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। अगला हमारे पास है वर्क एंड एनर्जी, ठीक है बच्चे, वर्क एंड एनर्जी। अब आप नोट करो ये जो वर्क डन है, अगर मैं आपसे बोलता हूं यार एक काम करो मुझे जरा वर्क डन का डेफिनेशन डिफाइन कर दो कि वर्क डन है क्या, वर्क डन को कैसे डिफाइन करोगे? तो भाई आप बोलोगे वर्क डन हमारे पास है डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अब अगर आपने दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करना सीखा ही नहीं है तो आप डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालोगे? आपको क्या पता डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? सिमिलरली वर्क एंड एनर्जी के कॉन्सेप्ट के अंदर आपको पावर का कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है। पावर आपके पास क्या है? डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। वर्क डन पर यूनिट टाइम से ही ये वाली डेफिनेशन निकल के आती है। अगर आपको दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करना नहीं आता तो आप पावर कैसे डिफाइन करोगे वर्क एनर्जी के टॉपिक के अंदर? पॉइंट समझ में आ रहा है? अब ये सारी चीजें इसकी मोहताज हो गई, ठीक है। आगे चलते हैं, मजीद बातचीत करते हैं इसके ऊपर भी। अच्छा, दो चैप्टर्स हमारे पास हो गए, मजीद साबित कर लेते हैं इसी के अंदर। अगला हमारे पास जो चैप्टर है दैट इज रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन। इसके बाद हमारे पास है वेव्स। अगला हमारे पास आ रहा है रोटेशन एंड सर्कुलर मोशन। इसमें मेरा बेटा क्या क्या चीजें शामिल हैं? सर्कुलर मोशन में आपके पास जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होती है, एंगुलर वेलोसिटी होती है, एंगुलर एक्सेलरेशन होती है, ये सब चीजें आती हैं। फिर आपके पास टेंजेंशियल वेलोसिटी आती है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आती है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आती है, सारी चीजें यहां पे आती है। फिर इसी तरह से आपके पास ग्रेविटेशन का पार्ट भी यहीं पर आता है इन दोनों के बीच में। जो सिन बोर्ड वाले देखे होंगे उन्हें ये बात थोड़ी अजीब सी लग रही होगी कि सर ग्रेविटेशन तो कोई लिखा हुआ ही नहीं है, ऐसे ही है ना। वजह यह है, अच्छा जो पुराने बोर्ड वाले हैं, जो दूसरे बोर्ड वाले हैं, उनको ये बात शायद अजीब सी नहीं लग रही होगी। वजह यह है कि सिंध बोर्ड की जो पुरानी किताब है उसमें ग्रेविटेशन अलग से कैटेगोरिकली एक चैप्टर है, जबकि जितनी भी दूसरे बोर्ड की किताबें उसके अंदर, जितने भी दूसरी बोर्ड की किताबें हैं उसके अंदर सर्कुलर एंड रोटेशनल मोशन के अंदर ही ग्रेविटेशन का पार्ट इंक्लूड है। अच्छा सर ग्रेविटेशन पढ़ना क्यों जरूरी है? इसलिए कि मेरा बेटा ग्रेविटेशन के जो फॉर्मूले हैं वो आप काफी सारी जगह पे इस्तेमाल करोगे। प्रोजेक्टाइल में इस्तेमाल करोगे जो बाय द वे यहां पे कवर हो चुका 2 डायमेंशनल मोशन में। फिर ऑसिलेशन में इस्तेमाल करोगे जब हम टाइम पीरियड का फॉर्मूला पढ़ेंगे, पेंडुलम का, सिंपल पेंडुलम का। तो ये सब चीजें आ गई। रोटेशन में क्या है सर? टॉर्क है, एंगुलर मोमेंटम है और इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट्स है, ठीक है। और क्या चीज है सर इसमें? इसके बाद मेरा बेटा आपके पास वेव्स है।
वेव्स के अंदर साथ में आपके पास ऑसिलेशंस का पार्ट भी शामिल है। वेव्स है और साथ में क्या शामिल है? ऑसिलेशंस है। सिमिलरली तीसरी चीज आपके पास है थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स और इसी के साथ हीट का पार्ट इंक्लूड है। अब अगर आप अपना ये पूरा सिलेबस देखो, ये मैंने आपके सामने क्लास 11 लिखा है, अच्छी तरीके से गौर से देखना। अगर आप ये चाहते हो कि आप पेपर अटेम्प्ट करो और पेपर में आपको ये ना कहना पड़े कि कोई भी चीज हमारे कोर्स से बाहर है, तो आप कौन कौन से चैप्टर्स छोड़ सकते हो वो सुन लो। जो चैप्टर्स आप छोड़ सकते हो फर्स्ट ईयर में से, क्लास 11 में से, एक आपके पास है नेचर ऑफ लाइट, जिसको आप फिजिकल ऑप्टिक्स भी कहते हो बास किताबों में। एक आपके पास है ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स, जिसे आप ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी कहते हो, जिसमें आप लेंसेस पढ़ते हो, माइक्रोस्कोप पढ़ते हो, टेलीस्कोप्स पढ़ते हो। एक आपके पास है फ्लूइड डायनामिक्स। इन तीन के अलावा आपको सारे चैप्टर पढ़ने। सर सिंध की पुरानी किताब पढ़नी है या नई किताब? तो बेटा पुरानी किताब से पढ़ना है। सर नई किताब क्यों नहीं पढ़नी? इसलिए कि मेरा बेटा आपको क्लास 11 में नई किताब नहीं पढ़ाई गई फिजिक्स की, जो अगले साल बच्चे आएंगे उनको नई किताब से पढ़ाया जाएगा। तो जितने बच्चे अभी देख रहे हैं हमें, जितने बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए लाए, कोशिश करना इसी साल एमडी कैट क्लियर हो जाए। अगले साल आपको नई किताब से पढ़ना पड़ेगा फिजिक्स की भी, उसके अंदर फ्लूइड डायनेमिक्स के अलावा फ्लूइड स्टैटिक्स का भी चैप्टर मौजूद। तो ये क्लास 11 था, तीन चैप्टर आप छोड़ सकते हो। फ्लूइड डायनेमिक्स जो कि सिंध के अंदर नहीं है, बाकी बोर्ड के अंदर है। नेचर ऑफ लाइट फिजिकल ऑप्टिक्स के नाम से भी मौजूद है बास बोर्ड्स के अंदर। ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स। यहां तक मुझे बता दो क्लास 11 का सिलेबस सबको क्लियर है? तो हम आगे चलते हैं। बेटे इसके अंदर किसी का कोई सवाल है? इसके अंदर किसी का कोई सवाल है तो मुझसे सवाल पूछ सकते हो। वरना फिर मैं इसके बाद स्टार्ट करने लगा मेरा बेटा क्लास 12 के अकॉर्डिंग। क्लास 12 का सिलेबस स्टार्ट करने लगा हूं। कोई सवाल क्लास 11 के सिलेबस से रिलेटेड? कोई सवाल क्लास 11 के सिलेबस से रिलेटेड? अच्छा बेटे अब इसके अंदर मैं एक चीज आपसे क्लियर कर देता हूं। देखो एक चीज मैं वन सेकेंड बहुत कैटेगोरिकली क्लियर कर देता हूं। अगर आप किसी भी इदारे में पढ़ते हो, कहीं पे भी आपको सिलेबस इसके अलावा कोई डिफाइन किया जाता है, तो वो बच्चे आपके साथ नुकसान होगा, इस चीज का ख्याल करना। सिलेबस यही है। अब आप इसमें से कोई टॉपिक छोड़ते हो तो वो आप अपनी मर्जी से छोड़ रहे हो। मैंने एक वीडियो पहले भी यूट्यूब के ऊपर पोस्ट की थी, अभी लास्ट वीडियो जो पोस्ट की थी उसके अंदर मैंने मेरिट कैलकुलेशन बताया था, और मैंने आपको एक रफ चीज बताई थी कि आपके पास जो फाइनल एग्रीगेट होता है उसमें 0.017% के ऊपर, एमडी कैट की बात कर रहा हूं पब्लिक कॉलेजेस की, 0.017, ये 0.17 नहीं है, ये 0.2 भी नहीं है, ये 0.017 है। इसके ऊपर आपके पास एक रैंक का डिफरेंस आता है। और मैंने आपको पूरा ये चीज साबित करी थी कैलकुलेशन से कि अगर अगर आपके साथ वाला बच्चा, आप दो बिल्कुल चड्डी दोस्त हो बचपन के, बहुत अच्छे दोस्त हो आप, आपकी मैट्रिक की और उसकी मैट्रिक की परसेंटेज एक बराबर है, आपकी इंटर की उसकी इंटर की परसेंटेज एक बराबर है, या ए लेवल्स की जो भी होता है, और आपका स्कोर मान लो 160 आया, आपके दोस्त का स्कोर 161 आया, सब पैरामीटर सेम होने के बावजूद चूंकि एमडी कैट के स्कोर में एक नंबर का डिफरेंस है, ये एक नंबर का डिफरेंस 15 की रैंक में डिफरेंस क्रिएट करेगा। यानी अगर आपकी रैंक 400 है, उसकी रैंक 385 होगी। अगर आपकी रैंक 315 है तो उसकी रैंक 300 होगी। ये चीज अभी आपको मुश्किल, ये चीज अभी आपको शायद आसान लग रही होगी, या अभी आपको ये चीज जो है ना बहुत ज्यादा कोई खतरनाक नहीं लग रही होगी, बट द पॉइंट बीइंग जब मेरिट बढ़ता है या नहीं भी बढ़ता, वैसे पंजाब और केपीके में तो बहुत ज्यादा है, सिंध के अंदर भी अब ठीक ठाक मेरिट होना शुरू हो गया है। उसके अंदर होता क्या है कि एक एक नंबर से, एक एक नंबर से आपका एमबीबीएस मेरिट से सेल्फ पे जाता है, सेल्फ से मेरिट बीडीएस पे जाता है, मेरिट बीडीएस से सेल्फ बीडीएस पे जाता है, और इसी तरह एक एक नंबर से करते करते आप फाइनली मेरिट से बाहर ही हो जाते हो, और फिर आप प्राइवेट कॉलेज में देख रहे होते हो और स्कॉलरशिप ढूंढ रहे होते हो या आसान लोन्स ढूंढ रहे होते हो। ये सब चीजें इसलिए होती हैं कि आप एक एक नंबर का ख्याल नहीं करते।
एक नंबर का मतलब 15 की रैंक का डिफरेंस है, इस चीज का ख्याल करना। जी बेटे, नेचर ऑफ लाइट, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और फ्लूइड डायनेमिक्स के अलावा सब पढ़ना है, वर्क पावर एनर्जी भी पढ़ना है, ठीक है। ग्रेविटेशन पढ़ना है, बिल्कुल पढ़ना है भाई। देखो मेरा काम है आपको अच्छे से ना सिलेबस डिफाइन कर देना, बिल्कुल सही सही। अब आपकी मर्जी है, आपको अगर आपकी ट्यूशन वाली बाजी या बाजे ने कुछ और बताया हुआ है तो आप वो फॉलो कर लेना, ठीक है। वो तो बाद में वक्त बताएगा कि क्या चीज सही है क्या चीज गलत है। चलो क्लास 12 देख लें अब। अब देखो मेरा बेटा, हमारे पास जब हम क्लास 12 की बात करते हैं, जब हम क्लास 12 की बात करते हैं, जब हम क्लास 12 की बात करते हैं मेरा बेटा, अच्छे से सुन लो। क्लास 12 के अंदर चूंकि हमारे पास सभी चीजें इंक्लूड हैं, मैं सिर्फ ये बताऊंगा कि क्या आपने नहीं पढ़ना, क्या नहीं पढ़ना, क्या नहीं पढ़ना। आपने ऑल्टरनेटिंग करंट नहीं पढ़ना। जो सिंध बोर्ड की किताब अभी तक चल रही है उसके अंदर तो खैर ऑल्टरनेटिंग करंट है भी नहीं, जो नई किताब आएगी अगले साल उसके अंदर मौजूद है। लेकिन बाकी बोर्ड्स के अंदर ऑल्टरनेटिंग करंट का चैप्टर मौजूद है, आपने ऑल्टरनेटिंग करंट का टॉपिक नहीं पढ़ना, इसको आप सेफली छोड़ सकते हो एमडी कैट के लिए। पीएमडीसी के एमडी कैट की बात चल रही है यहां पे, सही। और क्या नहीं पढ़ना, और मेरा बेटा आपके पास फिजिक्स ऑफ सॉलिड्स एक चैप्टर, ये आपने नहीं पढ़ना। फिजिक्स ऑफ सॉलिड पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। फिजिक्स ऑफ सॉलिड के अंदर तीन पार्ट्स है, जरा समझना। एक आपके पास है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, एक आपके पास है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, एक आपके पास है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। गौर से सुनो, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड जिसमें हिस्टेरिसिस लॉस बीएच कर्व पढ़ते हैं, नहीं पढ़ना। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड जिसमें स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पढ़ते हैं, नहीं पढ़ना। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड पढ़ना है। अच्छा, ये टॉपिक जो फिजिक्स ऑफ सॉलिड के अंदर सारे बोर्ड्स के अंदर है, सिंध बोर्ड के अंदर यही टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक्स के चैप्टर में है, जहां पे एनर्जी बैंड थ्योरी का कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है। तो ये टॉपिक अमूमी तौर पर इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ हम लोग कवर करते हैं, ये पढ़ना है आपने, ठीक है। ये पढ़ना है, ये दो चीज नहीं पढ़नी। और क्या नहीं पढ़ना भाई, देखो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आपने पीएन जंक्शन पढ़ना है, आपने डायोड पढ़ना है, आपने रेक्टिफिकेशन पढ़ना है। क्या नहीं पढ़ना, लॉजिक गेट्स नहीं पढ़ने, लॉजिक गेट्स पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। और क्या नहीं पढ़ना, ट्रांजिस्टर पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, ट्रांजिस्टर छोड़ सकते हो, लॉजिक गेट छोड़ सकते हो। और क्या नहीं पढ़ना, ट्रुथ टेबल पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। ये पीएमडीसी के एमडी कैट के लिए बात चल रही है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। और क्या नहीं पढ़ना, ऑपरेशनल एम्पलीफायर पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, इसके लिए जो बूलियन अलजेब्रा होती है वो भी पढ़ने की जरूरत नहीं। इसके अलावा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स देख लो, मैंने यहां नहीं लिखा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर अगर एक चार्ज के ऊपर बहुत कॉमन सा न्यूमेरिकल अक्सर पूछा जाता है, देखो ये मान लो आपके पास एक चार्ज है, यहां एक चार्ज है, यहां एक चार्ज है, यहां एक चार्ज है। इस चार्ज के ऊपर क्या ये सारे चार्जेस मिलकर फोर्स लगा रहे होंगे? बिल्कुल लगा रहे होंगे। ये भी लगा रहा होगा, ये भी लगा रहा होगा, ये भी लगा रहा होगा। अगर आपको बोला जाए कि भैया इसके ऊपर नेट फोर्स आपने मालूम करनी है, क्या मालूम करनी है? नेट फोर्स। तो नेट फोर्स कैसे निकालोगे? जो इसकी फोर्स होगी प्लस जो इसकी फोर्स होगी प्लस जो इसकी फोर्स होगी। तो ये सारी फोर्सेस आपको जब ऐड करनी है तो आपको वेक्टर एडिशन आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए? तो अगर आपने वेक्टर क्लास 11 में पढ़े ही नहीं है तो आपको वेक्टर एडिशन कैसे आती होगी? आप फोर्स कैसे ऐड करोगे? ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्वेश्चन है जो आप विदाउट वेक्टर सॉल्व नहीं कर सकते। पॉइंट समझ में आ रहे हैं? सही है। आगे देखो, सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, यहां से मैं चार्ज हटा देता हूं। मान लो इस पॉइंट पे मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, कैसे आएगी? इन सबकी इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को ऐड करोगे। पॉइंट समझ में आ रहा है? फिर वही होगा, आप शॉर्टकट के रट्टे मार रहे होगे। अगर थीटा 0 डिग्री हो तो ऐड कर दो, थीटा 180 हो तो माइनस कर दो, थीटा 90 हो तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एग्जामिनर आपसे चालाक निकल आया, उसने थीटा 45 डिग्री दे दिया, ठीक। अब क्या करोगे? तो ये सारी चीजें उस वक्त होती हैं जब आप चीजों को कॉन्सेप्चुअल एनालाइज नहीं कर रहे होते, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पूरा पढ़ना है, इलेक्ट्रिसिटी पूरा पढ़ना है,
इलेक्ट्रिसिटी में आप वो जो कार्बन रजिस्टर की कलर कोडिंग है, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज अ वेरी गुड वाइफ वाला, वो छोड़ सकते हो आप। कार्बन रजिस्टर की कलर कोडिंग पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, जो 4 बैंड के रजिस्टर होते हैं वो जरूरत नहीं है, बाकी सब पढ़ना है। सर पोटेंशियोमीटर पढ़ना है, बिल्कुल पढ़ना है। आपके पास जो व्हीट स्टोन ब्रिज है, जो मीटर ब्रिज है, वो भी पढ़ना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पूरा पढ़ना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पूरा पढ़ना है। सिमिलरली इलेक्ट्रॉनिक्स, पीएन जंक्शन डायोड, एनर्जी बैंड थ्योरी भी यहां लिख देता हूं, वैसे मैंने यहां बता दिया एनर्जी बैंड थ्योरी, लेकिन इसमें भी सिंध बोर्ड वालों के लिए लिख देते हैं। एनर्जी बैंड थ्योरी, पीएन जंक्शन डायोड, सेमीकंडक्टर फिजिक्स, डायोड, रेक्टिफिकेशन, सारा पार्ट पढ़ना है। इसके बाद मॉडर्न फिजिक्स पूरा पढ़ना है। एटॉमिक स्पेक्ट्रा पूरा पढ़ना है। न्यूक्लियर फिजिक्स पूरा पढ़ना है। छोड़ना क्या है? ऑल्टरनेटिंग करंट छोड़ सकते हो। फिजिक्स ऑफ सॉलिड में मैकेनिकल प्रॉपर्टीज और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज छोड़ सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक्स में ये वाला पार्ट छोड़ सकते हो, बाकी का सारा पार्ट पढ़ना। बोलो भैया, यहां तक सबको सारी चीज समझ में आ गई? बेटे टॉर्क वाला पार्ट यहां पे आता है, रोटेशनल मोशन में आता है, टॉर्क वाला पार्ट भी सारा पढ़ना है, कुछ भी नहीं छोड़ना। अब मुझे बता दो मेरा बेटा, मेरे सिलेबस से रिलेटेड कोई सवाल किसी का, अदरवाइज मैं बायो वालों को हैंड ओवर कर दूं। बायो वालों जो है वो मुझे खा जाने वाली नजरों से घूम रहे हैं। बायो कह दिया। चलो भाई केमिस्ट्री वालों को हैंड ओवर कर देते हैं। बेटा केमिस्ट्री वाले मुझे खा जाने वाली नजरों से घूम रहे हैं। ठीक है। बेटे ऑल्टरनेटिंग करंट पीएमडीसी के सिलेबस में तो नहीं है। बेटे मेरी एमडी कैट की प्लेलिस्ट सारी एक जगह पे हुई हुई है। एमडी कैट की क्लास 11 की एक प्लेलिस्ट है, एमडी कैट की क्लास 11 12 की दूसरी है। ठीक है। चलो भाई, अब मैं क्लास केमिस्ट्री वालों को हैंड ओवर कर रहा हूँ, वो आपको केमिस्ट्री का गाइड कर देंगे। सलाम वालेकुम बच्चों। सलाम वालेकुम बच्चों, मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू द वेबिनार। और साहब भाई आपकी वीडियो नहीं आ रही है। ओके। जी बेटा, क्वेश्चंस का सेशन होगा लास्ट में, तो आपके जो भी क्वेश्चंस हैं आप उसको लिखते हैं अपने साथ साथ। और क्यू एन ए सेशंस में अपने सवाल पूछ लीजिएगा। अच्छा, मेरी वीडियो आई है?
अच्छा, एक काम करते हैं कि हम जो है ना बेटा पहले बायो का कर लेते हैं, और सात भाई का जो है ना वो इसके बाद ज्वाइन कर लेते हैं। सात भाई जो है वो, चले पहले बायो का करवा देते हैं, ठीक है सर शाफे। ओके। अच्छा भाई, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि मेरी आवाज़ आप तमाम लोगों तक आ रही है। हाँ भाई बच्चों, आवाज़ आ रही है मेरी? एम आई ऑडिबल? चलो सही है, बेस्ट। अच्छा देखो बच्चों, ऑलरेडी हम बायोलॉजी की बात कर रहे हैं, सही है? तो मेनी ऑफ यू माइट नो माई सेल्फ। मैंने, अच्छा बेटा, माई सेल्फ डॉक्टर मोहम्मद शाफे, एंड राइट नाउ आई एम डूइंग माई MBBS फ्रॉम कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज। अब बायोलॉजी मैं डील कर रहा होता हूँ, और बायोलॉजी के अंदर सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे होते हैं। अब देखो, बायोलॉजी के अंदर बेसिकली हमारे पास कुछ चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। खासतौर पे बायोलॉजी के अंदर बच्चों का ये बड़ा सवाल आता है कि सर बायोलॉजी के अंदर आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस आ रहे हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मैं बायोलॉजी की बात करूं तो बायोलॉजी के अंदर बच्चों का एक बहुत मेजर कंसर्न क्या होता है कि भाई बॉटनी जो है वो बॉटनी आ रही है, बॉटनी तो इंक्लूडेड ही नहीं है, और नई बुक पढ़े पुरानी बुक पढ़े, क्या करना है क्या नहीं करना। देखो हम इसको डिटेल के अंदर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं बुक के ऊपर, सही है? सबसे पहले आ जाते हैं भाई बुक के ऊपर। अब अगर मैं बुक की बात करूं, देखो अगर आप सिंध के अंदर एमडी कैट में अपेयर होने जा रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपने क्लास 11th के अंदर भी और क्लास 12th के अंदर भी जो आपकी नई बुक है वही पढ़ी होगी। तो ऑब्वियसली अब आपको एमडी कैट के लिए भी नई बुक से ही प्रिपेयर करना होगा। अब नई बुक के अंदर और पुरानी बुक के अंदर क्या फर्क था, अगर आपको याद हो तो पुरानी बुक के अंदर कुछ चैप्टर्स ऐसे थे जो बहुत एक्सटेंसिवली लिखे थे। लाइक अगर मैं बात करूं किंगडम एनिमेलिया, ठीक है, वहां पे किंगडम एनिमेलिया के नाम से होता था। अब इसको चेंज करके डाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स के नाम से कर दिया गया। अब देखो, जब 2021 के अंदर पीएमसी आई, तो पीएमसी ने अपना सिलेबस दिया और उसके अंदर लिखा डाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स, ठीक है, डाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स लिखा। अब ये जो डाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स है ना, लाइक अगर मैं बात करूं डाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स, अच्छा ये आपका न्यू बुक के अंदर था। पुरानी बुक के अंदर यही चैप्टर किंगडम एनिमेलिया के नाम से था। अब सबसे ज्यादा जो बच्चा डरता था ना, या जो सबसे बड़ा नाइटमेयर होता था बच्चों का, वो ये चैप्टर होता था। क्योंकि इसके अंदर आपको फाइलम पढ़ने होते थे, 9 फाइलम पढ़ने, फिर उसकी आपको क्लासेस पढ़नी है। लाइक अगर मैं बात करूं आर्थ्रोपोडा की, तो आर्थ्रोपोडा आपने पूरा पढ़ना है। आर्थ्रोपोडा के बाद आपने उसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, आपने उसकी CVS, ठीक है, ये सारी चीजें आपने पढ़नी है। एंड देन फिर अल्टीमेटली आपने क्या पढ़ना है, उसकी क्लासेस पढ़नी है, उसकी कई एग्जाम्पल्स पढ़नी है। अब नई बुक के अंदर बेसिकली जब ये डाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स दिया गया, तो ये पीएमडीसी सिलेबस के अंदर क्या आया था, पीएमडीसी सिलेबस के अंदर बेसिकली मेंशन किया गया था डाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स। उसके अंदर उन्होंने मेंशन किया था, अगर आप पीएमडीसी का सिलेबस खोलो, मैं भी खोल देता हूँ पीएमडीसी का सिलेबस, ठीक है, जस्ट वी आर टॉकिंग अबाउट वन चैप्टर, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल यहां पे इन्होंने क्या लिखा हुआ है भाई, अच्छा बच्चों, अच्छा देखो, अब इन्होंने यहां पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डाइवर्सिटी अमंग द एनिमल्स, ठीक है, एनिमल फाइला एंड कैरेक्टरिस्टिक। अब यहां पे इन्होंने वो जो चैप्टर के स्टार्ट में बेसिक्स है ना, लाइक
आप क्लासिफिकेशन करते हो ऑन द बेसिस ऑफ टिश्यू, आप क्लासिफिकेशन करते हो ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री, आप क्लासिफिकेशन करते हो ऑन द बेसिस ऑफ सीलोम। ठीक है, ये सारी चीजें इसमें मेंशन नहीं हुई थी। अब देखो, इस चैप्टर को पढ़ने का एक बहुत जबरदस्त तरीका वो ये होता है कि आपके जो शुरू के टॉपिक्स है ना, जिसके अंदर आप क्लासिफिकेशन करते हो ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल आर्किटेक्चर। ठीक है, आपने सबसे पहले क्लासिफिकेशन कर ली टिश्यू की बेसिस पे, फिर आपने क्लासिफिकेशन कर ली सिमेट्री पे, फिर आपने क्लासिफिकेशन कर ली आगे जाके सीलोम पे, फिर आगे फर्दर आपने क्लासिफिकेशन की। अब वो बच्चे जो ऑलरेडी मेरे लेक्चर्स ले चुके हैं या जिनका कभी ना कभी मुझसे ताल्लुक रहा है, उनको ये पता होगा कि इस चैप्टर को पढ़ने के लिए मैं क्या करवाता हूं। इस चैप्टर की जो बेसिक्स है ना, वो बहुत अच्छी तरीके से कवर हो जाती है, और फिर ये पूरा चैप्टर बहुत हलवा हो जाता है। इसमें आपको बहुत ज्यादा चीजें याद करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन पुरानी बुक के अंदर ये चैप्टर बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव था, इतना ज्यादा एक्सटेंसिव था कि बच्चे याद नहीं कर पाए। अब ये एक बहुत बड़ा मसला था। तो अब नई बुक के अंदर पूरा 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 का पूरा आपने चैप्टर पढ़ना है। अब यहाँ पे कहते हैं कि सर आपके जो पीएमडीसी सिलेबस है उसके अंदर तो सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक वगैरह लिखी है, पढ़ना आपने पूरा चैप्टर है। क्यों? क्योंकि इस पूरे चैप्टर की पहला पार्ट जो आपने बेसिक्स वाला कवर कर लिया, उसके बाद जो बाकी पार्ट है वो खुद ब खुद बहुत इजीली आपका कवर हो रहा होता है। अच्छा, ये बात हो गई। पहली बात तो मैंने आपसे कर ली किसकी, डाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स की। अच्छा भाई, आगे बढ़ता है। तो मैंने आपको बताया कि आपने कौन सी बुक फॉलो करनी है भाई। आपने करनी है सिंध बोर्ड की नई किताब। ठीक है, सिंध बोर्ड की नई किताब फॉलो कर, न्यू बुक फॉलो। अच्छा, अब बुक पे बात हो गई, अब आ जाओ आगे सिलेबस पे। सिलेबस की बात करूं तो सिलेबस के अंदर इन्होंने यहां पे टोटल 13 चैप्टर्स मेंशन किए हुए। अब इन 13 चैप्टर्स की डिवीजन क्या है? देखो, इन 13 चैप्टर्स में से तकरीबन 8 टॉपिक्स ऐसे हैं जो फर्स्ट ईयर के, मतलब 8 चैप्टर्स ऐसे हैं जो फर्स्ट ईयर के, और तकरीबन 5 चैप्टर्स ऐसे हैं जो सेकेंड ईयर के। अब एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं, पहले फर्स्ट ईयर को, फिर सेकेंड ईयर को, और फिर इसी के अंदर मैं आउट ऑफ सिलेबस वाला जो क्वेश्चन है वो भी आंसर कर दूंगा। अब देखो, यहां पे हमारे पास सबसे पहले फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, पहला चैप्टर जो हमारी नई किताब के अंदर है दैट इज सेल। ठीक है, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, फिर एंजाइम और फिर सेल। ठीक है, ये 3 चैप्टर्स हैं लगातार। अब अगर आप इन 3 चैप्टर्स की बात करो, दीज आर द इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, देखो फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर रीडिंग डाइजेशन, आप डाइजेशन पढ़ रहे हो, आप जब डाइजेशन में जाओगे, स्मॉल इंटेस्टीन में डाइजेशन पढ़ोगे, तो आपको वहां पे पैनक्रियाटिक अमाइलेज और डिफरेंट एंजाइम्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा। अब अगर एंजाइम आपने पूरा चैप्टर नहीं कवर किया, तो आप किस तरीके से डाइजेशन को तरीके से पढ़ोगे? तो इसका मतलब यह कि एंजाइम भले से उसके अंदर कुछ भी मेंशन हो, लेकिन आपने एंजाइम का पूरा चैप्टर पढ़ना है। उसके अलावा अब अगर मैं लेट्स सी बच्चे क्या कह रहे हैं। अच्छा देखो, अब मैंने आपको एंजाइम का बताया, इसी तरीके से आ जाओ सेल के ऊपर। सेल वो चैप्टर है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप इम्यूनिटी पढ़ोगे, आप कोई भी चैप्टर पढ़ोगे, उसके अंदर कहीं ना कहीं सेल का कॉन्सेप्ट लग रहा होगा, तो सेल भी आपने पूरा पढ़ना है। अब एक हो गया एंजाइम, एक हो गया सेल, उसके अलावा आ जाते हैं आगे। अब अगर मैं आगे बढ़ूं तो आगे हमारे पास तीसरा चैप्टर आता है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, एंड दिस इज द ओनली चैप्टर फॉर ऑफ बायोकेमिस्ट्री। अब मैं आपको इसकी इंपॉर्टेंस बताता हूं। इसकी इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा है कि अगर आप लेट्स से डाइजेशन, अगेन डाइजेशन पे आ जाते हैं, मैं किस तरीके से कोरिलेट कर रहा हूं जस्ट आप देखो। ठीक है, अगर आप फॉर एग्जाम्पल डाइजेशन पढ़ने जाते हो, आपको पता होगा कि डाइजेशन के अंदर आप ये पढ़ते हो कि भाई किस तरीके से कार्ब्स यानी कि कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होते हैं। इसके अंदर एंजाइम का कॉन्सेप्ट भी आ गया। अब ये कार्ब की डाइजेशन कहां से स्टार्ट होगी? ऑब्वियसली माउथ से स्टार्ट होगी। माउथ के अंदर ये कार्ब किसके अंदर कन्वर्ट होगा? अगर आपने बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल ही नहीं पढ़ा, कार्बोहाइड्रेट की बेसिक चीजें ही नहीं पढ़ी, तो आप किस तरीके से इसको कवर करोगे? तो इसका मतलब यह है कि सेल हो गया, एंजाइम हो गया, और बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल हो गया। ये 3 चैप्टर्स तो आपने हर हाल में पूरे के पूरे
कवर करने। अब सर यहां पे एक सवाल आता है, सर इसके अंदर न्यूक्लिक एसिड वाला पार्ट तो मेंशन नहीं है, वो हम करें या ना करें? देखो, न्यूक्लिक एसिड वाला पार्ट आपको करना पड़ेगा। क्यों? अगेन, जब आप डाइजेशन पढ़ने आओगे ना, तो डाइजेशन के अंदर आप न्यूक्लिक एसिड की डाइजेशन पढ़ोगे, तो आपको बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के अंदर उसका कॉन्सेप्ट आना चाहिए। ये चीज हो गई। आ जाओ आगे, अब कुछ और चैप्टर से बात करें। अगला चैप्टर है ए सेल्यूलर लाइफ। ए सेल्यूलर लाइफ आपकी पुरानी किताब के अंदर किसी और नाम से था, आज ए सेल्यूलर लाइफ के नाम से। अब इस ए सेल्यूलर लाइफ के अंदर आप पढ़ते हो मेजरली वायरसेस, ठीक है। अब आप वायरसेस के अंदर वायरसेस की क्लासिफिकेशन पढ़ोगे डिफरेंट बेसिस पे, ठीक है, बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन पढ़ोगे। उसके अलावा अगर मैं बात करूं वायरसेस के अंदर, तो वायरसेस के अंदर आप कुछ और चीजों को डिस्कस करोगे। तो इसका मतलब ये कि इस पूरे चैप्टर को अगेन आपने कवर करना होगा, तो ये पूरा चैप्टर होगा। उसके अलावा हमारे पास आता है प्रोकैरियोट, ठीक है, लेट्स से यहां पे लिख देते हैं प्रोकैरियोट, ठीक है। अगेन प्रोकैरियोट को आपने पूरा कवर करना है। फिर आ जाओ आगे, फिर आ जाते हैं लेट्स से लाइफ प्रोसेसेस पे। अच्छा, ये वाला पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, यही तो डिस्कस करना था हमने। अब सवाल ये आता है कि सर हमारे सिलेबस के अंदर, अच्छा लाइफ प्रोसेस के अंदर इन्होंने दो चीजें की हुई, बॉटनी और जोलॉजी। जोलॉजी के अंदर बेसिकली आप ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ रहे होते हो। ह्यूमन फिजियोलॉजी का मतलब है आप डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हो, इम्यून सिस्टम पढ़ रहे हो, रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ रहे हो, उसके अलावा आप जो है वो सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ रहे हो, सारे सिस्टम्स पढ़ रहे हो। तो इसके ये चैप्टर्स तो आपने पूरे पूरे कवर करने। अब आ जाओ जरा बॉटनी वाले पार्ट पे। पीएमडीसी सिलेबस के अंदर बॉटनी के अंदर सिर्फ और सिर्फ इंक्लूडेड है आपका ट्रांसलोकेशन और आपका जो ऑस्मोटिक पोटेंशियल वाला पार्ट है, वो सारी चीजें। अब सवाल ये होता है कि सर अगर मैं सिंध की बात करूं, पिछले 3 साल के एक्सपीरियंस से जो आपका टेस्ट कंडक्ट हुआ, लास्ट ईयर टेस्ट कंडक्ट किया था पहले जेएसएमबीयू ने, उसके अंदर एक भी क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस नहीं था, यानी कि जो अपेरेंट सिलेबस था उसके आउट नहीं था। लेकिन जब रिकंडक्ट हुआ, तो रिकंडक्ट होने के अंदर बॉटनी का पार्ट आ गया। अब सवाल ये होता है कि सर सिलेबस के अंदर तो बॉटनी है नहीं, बॉटनी पढ़े या ना पढ़े? देखो, अब आपको थोड़ा सा यहां पे क्या काम करना है, आपको पता है कि आपके पास जो बुक है उसके अंदर एक चैप्टर है, और वो एक चैप्टर कौन सा है भाई? वो एक चैप्टर है फॉर्म्स एंड फंक्शंस ऑफ प्लांट्स। ये चैप्टर हो गया जिसके अंदर आप तमाम प्रोसेस पढ़ रहे हो तो प्लांट्स के। और एक और चैप्टर है, दैट इज डाइवर्सिटी अमंग प्लांट्स। तो भाई ये गिनती के 2 चैप्टर्स हैं। अब नई किताब के अंदर बॉटनी, पहले हर चैप्टर के अंदर बॉटनी होती थी, और ये जो आपके पास किंगडम प्लांटी था ये बहुत एक्सपेंसिव था। अब ये कम हो गया, ऑब्वियस सी बात है। और जितनी भी आपके सेकेंड ईयर के अंदर भी बॉटनी थी, उस सबको इन्होंने इंक्लूड कर दिया एक चैप्टर के। तो अब क्योंकि अगर मैं सिंध की बात करूं, तो सिंध का एग्जाम कौन लेने जा रहा है भाई? सिंध का एग्जाम लेने जा रही है डीयूएचएस। अब डीयूएचएस की ये रिवायत रही है कि वो हमेशा बॉटनी कहीं ना कहीं पूछ लेते हैं, और बॉटनी के कितने % एमसीक्यूज होते? देखो याद रखना कि बॉटनी के 4-5 से ज्यादा एमसीक्यूज नहीं मिलेंगे, 4-5-6 डिपेंड करता है। अब पता नहीं क्यों उनकी पसंदीदा बॉटनी है, बट स्टिल 4-5 से ज्यादा आपको नहीं मिलेंगे। अब आपको ये 2 चैप्टर्स तो पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि डीयूएचएस लेगा टेस्ट, सेफ साइड के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। अच्छा ये हो गया, ये हो गया। अच्छा उसके अलावा आ जाओ आगे। अब यहां पे हमारे पास जो बाकी चैप्टर्स हैं उनको आपने पूरा कवर करना। अब देखो सेकेंड ईयर की बात करूं, तो सेकेंड ईयर के अंदर 5 चैप्टर्स हैं। कौन कौन से? सबसे पहले आ जाओ नर्वस, हमारे पास जो केमिकल कोऑर्डिनेशन था और नर्वस कोऑर्डिनेशन था। नर्वस कोऑर्डिनेशन आपने पूरा कवर करना है।
इसके अंदर आप डिसऑर्डर्स का टॉपिक छोड़ सकते हो, बट रिकमेंडेड नहीं है, उसको बुक से रीड करें। उसके अलावा हमारे पास केमिकल कोऑर्डिनेशन आता है, केमिकल कोऑर्डिनेशन पूरा कवर करना। फिर हमारे पास आता है सपोर्ट एंड मूवमेंट। सपोर्ट एंड मूवमेंट क्योंकि DOHS एग्जाम ले रहा है तो आपने पूरा पढ़ना, क्योंकि रिवायत है कि उन्होंने पूछा है। उसके अलावा आ जाओ हमारे पास रिप्रोडक्शन। ठीक है, रिप्रोडक्शन की बात करो, रिप्रोडक्शन भी आपने पूरा पढ़ना है। रिप्रोडक्शन में सिंपल 3 टॉपिक्स हैं आपके पास, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और मेंस्ट्रुअल साइकिल, और उससे रिलेटेड जो सारी चीजें वो आपने पढ़ लेनी है। STDs हैं वो आ जाएंगे। सही है, ये हो गया। तो इसका मतलब है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, सपोर्ट एंड मूवमेंट, रिप्रोडक्शन, ये 3 हो गए। अब हमारे पास आता है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन भी आपने पूरा कवर कर दिया। लास्ट हमारे पास जो आता है that is basically variation and genetics, and it is one of the most important chapter। बहुत बहुत बुरा लगता है बच्चों को, बट ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर। अब ये भी आपने पूरा कवर कर। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जो जो चैप्टर्स आपके PMDC सिलेबस के अंदर मेंशन हैं उन्हें तो आपने कंप्लीटली पढ़ना है, और एक्स्ट्रा 2 चैप्टर्स आपने पढ़ लेने हैं, बहुत डिटेल के अंदर नहीं, बहुत सुपरफिशियली। एक फॉर्म्स एंड फंक्शंस ऑफ प्लांट और दूसरा डायवर्सिटी अमंग प्लांट्स। नॉर्मली मैं इसको 1 शॉट के अंदर कवर करवा रहा होता हूं, और 1 शॉट के अंदर सारी चीजें कवर होती। जो लास्ट ईयर के बच्चे हैं उसके अंदर अगर आप उनसे पूछोगे तो आपको पता होगा कि वो आपको फीडबैक देंगे कि जो कुछ मैंने पढ़ाया था उसके बाहर एग्जाम के अंदर कुछ भी नहीं आया, नॉट इवन अ सिंगल क्वेश्चन। चाहे उन्होंने JSMU का एग्जाम दिया हो, चाहे उन्होंने DOHS का एग्जाम दिया हो। और ना सिर्फ सिंध की बात करूं, अगर मैं बात करूं KP की, बलूचिस्तान की, इसके अलावा UHS की, हमारे UHS के अंदर भी कई स्टूडेंट्स इनरोल्ड हुए, किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज के अंदर, कायद आजम मेडिकल कॉलेज के अंदर। ठीक है, तो अगर मैं इन कॉलेजेस की बात करूं तो जो कुछ हमने डिस्कस किया है, जो कुछ हमने कवर किया, वो सारी चीजें जो है वो एग्जाम के अंदर है। कोई भी आउट ऑफ सिलेबस चीज दी, आई होप कि अगर कोई रिपीटर होगा तो वो ज्यादा अच्छी तरीके से बता सकेगा। अच्छा, सही। तो इसका मतलब ये है कि सिलेबस के बारे में मैंने आपको बता दिया कि सिलेबस के 13 चैप्टर्स पूरे पढ़ने और 2 चैप्टर्स एक्स्ट्रा पढ़ने 1 शॉट के अंदर। 1 शॉट के अंदर मैं दोनों चैप्टर्स कवर करवा रहा हूं, और एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आ रहा। ठीक है, अब तो आपके लिए आसान हो गई नई किताब। तो ये वो चीजें हैं जो आपने बेसिकली कवर करनी है। अब अगर कुछ क्वेश्चंस हैं तो उनको देख लेते हैं। ठीक है, हाँ, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है सर। न्यू बुक ऑफ STB कंटेन मिस्टेक्स। अब देखो, अनफॉर्चुनेटली हमारी बुक बनाने वालों को पता नहीं क्या मसला है, आपके जो नॉर्मल फैक्ट्स है ना वो कहीं वो भी गलत लिख देते हैं। लाइक अगर आपने पढ़ा हो लिवर का टॉपिक, तो लिवर की जो उन्होंने लिवर के जो लोब्स बताए उसकी पूरी एक हिस्ट्री है। ऑब्वियसली आप ऐसे ही 4 लोब्स नहीं कह सकते। ठीक है, तो मसला ये है कि अगेन मिस्टेक्स है, बट अगर आप DOHS का एग्जाम देने जा रहे हो तो आपको जो आपकी किताब के अंदर लिखा है ना भाई वो याद करें, सिंपल। अच्छा, अब आ जाते हैं कुछ और क्वेश्चंस पे। अच्छा, बस एक और एक सवाल आ गया सर, होम्योस्टैसिस पढ़े या ना पढ़े? देखो, होम्योस्टैसिस रिकमेंडेड नहीं है, बट 1 शॉट के अंदर पढ़ लो, एज अ सेफ साइड पढ़ लो। ठीक है, एज अ सेफ साइड आप कवर कर सकते हो। बहरहाल ये मेरा पूरा पार्ट था, और इंशाल्लाह अभी क्वेश्चन आंसर सेशन के अंदर हम तमाम क्वेश्चंस को आंसर कर रहे होंगे। ठीक है, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। चलो, अब केमिस्ट्री, अच्छा बिलाल भाई को देते हैं। बहुत शुक्रिया शाफी भाई आपका। ठीक है, समझ तो कुछ नहीं आया फिर क्या क्या बोलते रहे आप। अच्छा बेटे, आप लोगों के जो क्वेश्चन है वो मैं देख रहा हूँ। बिल्कुल मैं आपके क्वेश्चन देख रहा हूँ। आपके क्वेश्चंस का जो है ना वो भी टाइम मिलेगा। ठीक है, वैसे मुझे एक छोटी सी चीज बता दो इससे पहले कि मैं केमिस्ट्री वाले सर साद वकार को हैंड ओवर करूं कि आपको केमिस्ट्री के हवाले से गाइड कर दें। ये जितना कुछ शाफी भाई ने बोल रहा है ये आपको मतलब समझ में आया? ये जो इन्होंने आंथ्रोपोडा और पता नहीं कौन कौन सा मोटा पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे, ये समझ में आ रही थी चीजें? ठीक है, मेरे तो ऊपर से जा रहा था सब कुछ।
ठीक है, डन हो गया। चलिए यार, बहुत हो गया सर भाई। अच्छा, अब आपको सर साथ नजर आ रहे होंगे। सर साथ इंशाल्लाह आपको केमिस्ट्री के हवाले से गाइड करेंगे। साथ भाई, नमाज नहीं पढ़नी। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग? मेरी आवाज आ रही है आप लोग को बेटा? फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा, वेलकम टू द वेबिनार। और मेरा सेशन सेशन नंबर 2 था, लेकिन कुछ वीडियो प्रॉब्लम की वजह से मैं उसको नहीं ले सका। सबसे पहले तो बेटा माजरत कि मैं फिजिकली अवेलेबल नहीं हूँ सर बिलाल के साथ। कुछ अर्जेंट इश्यूज की वजह से मुझे ट्रैवल करना पड़ा था। तो मैं हाइब्रिड अवेलेबल हूँ, और यहाँ से क्लासेस भी चल रही हैं और वेबिनार भी यहाँ से इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा। बस एक थोड़ा सा नुकसान है, मुझे जो लिखने की आदत है, कीड़ा है, उसके लिए बोर्ड नहीं है मेरे पास। तो मैं अपने हाथ से अपने जज्बात आपको समझाने की कोशिश करूंगा, इंशाल्लाह मजा आएगा। ठीक है? अच्छा, ओके। सबसे पहले तो बेटा केमिस्ट्री को लेके एक कॉमन प्रॉब्लम बच्चों का, वो कॉमन प्रॉब्लम क्या होता है कि एमडी कैट के अंदर सर सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का पोर्शन किस तरह पूछा जाता है। सिर्फ बच्चों का एक सवाल होता है, सर सेकेंड ईयर केमिस्ट्री पेपर में किस तरह आती है। अभी किस तरह आने वाली बात तो होती बड़ी इलॉजिकल सी है, जाहिर सी बात है, वो एक सिलेबस का पार्ट है और एक मेन पोर्शन है, इनऑर्गेनिक हो या ऑर्गेनिक हो, तो उसका कैसे आना ये सवाल नहीं बनता। ठीक है? अच्छा बेटा, मेरी वीडियो थोड़ी सी क्लियर नहीं है, मेरे ख्याल है मुझे तो क्लियर नजर आ रही है। मेरे सर के ऊपर एक लाइट लगी हुई है जिसकी वजह से मेरा खूबसूरत सा चेहरा थोड़ा सा ब्लर हो रहा है, तो टेंशन नहीं लें। मेरी आवाज क्लियर आनी चाहिए बस आप लोग को। आवाज मेरी क्लियर है? ठीक है। तो बच्चों का एक सबसे बुनियादी सवाल ये होते हैं कि सर पेपर में सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के क्वेश्चंस आएंगे किस तरह। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के अंदर आपका मेन पोर्शन कौन सा है। एमडी कैट के लिए बात करूं तो एमडी कैट के लिए दो पोर्शंस आपके पास होते हैं, एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर इन्होंने आपके लिए आसानी कुछ ये कर दिया है कि किताब तो बहुत बड़ी है, बुक तो बहुत बड़ी है, लेकिन आपको जो पोर्शन दिया है वो बहुत सिलेक्टेड दिया है। बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन दिए ऑर्गेनिक के लिए। 2-3 सालों से यही सिलेबस फॉलो होता हुआ आ रहा है, हर साल होता है कि अपडेट होगा अपडेट होगा, लेकिन 2-3 सालों से ये सिलेबस फॉलो होता हुआ आ रहा है। इसमें एक छोटी सी चीज है वो यहाँ पे नोट करने वाली है। आउट ऑफ सिलेबस जो हर साल एमडी कैट का बच्चा शोर मचाता है, सर जो सिलेबस दिया गया उस सिलेबस से नहीं पूछा गया, उसके अलावा पूछ लिया गया। अच्छा, अब ये देख के कुछ हंसी भी आती है, कुछ बच्चों पे अफसोस भी होता है कि बच्चे ऐसे सवाल क्यों करते हैं। अब मैं थोड़ी सी इसकी मिसाल देता हूँ। अब मिसाल में इसकी क्या देता हूँ कि हमारे पास सेकेंड ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर दो पोर्शन उसने सिर्फ दिए हैं जो आपने सॉल्व करने हैं। एक उसने दिया एस एन पी ब्लॉक एलिमेंट्स, और एक उसने दिया है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है? सिर्फ ये दो पोर्शन है जो आपने सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के अंदर सॉल्व करना है, दैट्स इनफ। इसके अलावा आपने कुछ नहीं करना। अब इन दो पोर्शंस के अंदर आपको भी उसने सिलेक्टिव दिया हुआ है कि भाई एस एन पी ब्लॉक एलिमेंट्स के इन टॉपिक्स को पढ़ो, ट्रांजिशन एलिमेंट्स के इन टॉपिक्स को पढ़ो, दैट्स इनफ। अब एक सवाल इस तरीके से उसने पूछ लिया कि इंडस्ट्रीज होती हैं एस एन पी ब्लॉक एलिमेंट्स की। इंडस्ट्रीज से मुराद अभी आप लोग सेकेंड ईयर में होंगे, पढ़ रहे होंगे कि भाई सोडियम की एक्सट्रैक्शन कैसे हुई, सल्फ्यूरिक एसिड कैसे बना, कॉन्टेक्ट प्रोसेस क्या होता है, ऑसवाल्ड प्रोसेस, हेबर बॉश प्रोसेस, ये सारे ब्लीचिंग पाउडर किस तरह बना, ये सारे प्रोसेसेस है। अब ये इतनी फैक्चुअल बात होती है कि उसने एक बार पिछले से पिछले साल उसने एक सवाल पूछ लिया कि सोडियम वाज एक्सट्रैक्टेड बाय डैश। सोडियम किस मेथड के थ्रू एक्सट्रैक्ट किया गया। अब अगर किसी बच्चे ने दुनिया के किसी भी बोर्ड से 12th की केमिस्ट्री पढ़ी है, तो 12th की केमिस्ट्री अभी हटा दें एप्टीट्यूड को साइड में, 12th की केमिस्ट्री पढ़ी है तो उसको वहां पर पता होता है कि सोडियम वाज एक्सट्रैक्टेड बाय डाउन सेल, डाउन सेल से सोडियम को एक्सट्रैक्ट किया गया। अब इस सवाल को लाके बच्चे चिपकाते हैं कि सर ये आउट ऑफ द सिलेबस आ गया। जी बेटा, ये आउट ऑफ द सिलेबस आ गया। अगर अगर ये आउट ऑफ द सिलेबस आ गया तो मेरा बेटा, प्यारा बेटा, ये इस सवाल में ऐसी कौन सी रॉकेट साइंस है कि आप इसको कैटर नहीं कर सकते। तो आउट ऑफ द सिलेबस वाली बात को अपने जहन से निकाल दीजिएगा।
अगर इन केस पेपर में आउट ऑफ द सिलेबस सवाल आते भी है, 54 एमसीक्यूज में से 2 सवाल आउट ऑफ द सिलेबस आते हैं, तो वो 2 सवाल आपके लिए ब्लेसिंग होते हैं। वो 2 क्वेश्चंस आपके लिए ब्लेसिंग होते हैं। वो क्यों ब्लेसिंग होते हैं कि वो इतने ही बेकार बेबुनियाद सवाल होते हैं कि अगर उसकी जगह कोई सिलेबस का सवाल आ जाता ना तो वो ज्यादा मुश्किल होता। तो पहली बात तो ये है कि बहुत चंद क्वेश्चंस ऐसे थे, चंद का मतलब फिंगर टिप्स पे 2 3 4, वो क्वेश्चंस ऐसे थे जो हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली उसने सिलेबस से थोड़े से हटके पूछ लिए, उसने पीएमडीसी को फॉलो नहीं किया, लेकिन उसकी तादाद सिर्फ थी 2 3 और 4, इससे ऊपर वो नहीं है। ठीक है, पहली बात। और अगर वो आ गए तो सबसे अच्छी बात यह है कि वो चारों सवाल ऐसे थे कि वो आपके लिए ब्लेसिंग है। अगर उसमें से सिलेबस का सवाल कोई मुश्किल आता तो फिर आप सर पकड़ के बैठ जाते, यार इतना मुश्किल सवाल पूछ लिया, वो इतना आसान सवाल था। तो इस आउट ऑफ द सिलेबस को अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा। आइए थोड़ा सा सेकेंडरी को डिस्कस कर लेते हैं, बहुत थोड़ा सा। अब सेकेंडरी के अंदर आपके पास जो टॉपिक्स आते हैं वो 2 टॉपिक्स आते हैं। एक मेन टॉपिक आता है आपका जिसको हम बोलते हैं कि एसएनपी ब्लॉक एलिमेंट्स, दूसरा टॉपिक आता है आपके पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स। एसएनबी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर भी उसने बहुत कैटेगोरिकली आपको बताया भाई कि आपने करना क्या है। आपने एसएनपी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ एसएनपी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर आपने सिर्फ और सिर्फ मेरा बेटा सिर्फ क्या पढ़ना है, आपने सिर्फ उनकी पीरियोडिसिटी पढ़नी है। पीरियोडिसिटी से मुराद क्या होता है कि उनका ट्रेंड्स क्या है, वो जो एलिमेंट्स मौजूद है एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट्स में, उनके ट्रेंड्स क्या फॉलो करते हैं पीरियोडिक टेबल में। अब यहाँ पर फिजिक्स वाले और अदर सब्जेक्ट मैथमेटिक्स वाले मजाक उड़ाते हैं केमिस्ट्री का, कि केमिस्ट्री में बड़ा शोर मचाया जाता है कि ये ट्रेंड्स ऑफ पीरियोडिक टेबल है, जिसके अंदर कोई ट्रेंड ही फॉलो नहीं हो रहा होता और वो एक्सेप्शन पे एक्सेप्शन आ जाती है। लेकिन उन बेचारों को ये पता नहीं होता कि अगर कोई एक्सेप्शन आई है तो उस एक्सेप्शन के पीछे लॉजिक होती है और लॉजिक के लिए दिमाग लगाना पड़ता है जो उनके पास थोड़ा सा नहीं होता। तो अगर आपको ट्रेंड पढ़ा दिया जाए कि भाई ये सीधा सीधा जा रहा है, ये सीधा सीधा जा रहा है, तो उसमें साइंस कहाँ आई? साइंस तो इन्वॉल्व ही तब होती है जब कोई एक्सेप्शन आती है। साइंस तो इन्वॉल्व ही तब होगी जब, अगर भाई सीधा सीधा चलता रहेगा, एक ट्रेंड फॉलो होता रहेगा, तो इसका मतलब ये साइंस ही नहीं है। तो व्हाट इज साइंस? साइंस क्या है कि भाई जहां पर हमारे पास थोड़ी सी एक्सेप्शन है, दिमाग लगाना पड़े। तो एसएनपी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर आपने कुछ भी नहीं करना होता, सिर्फ और सिर्फ ट्रेंड्स पढ़ने होते हैं और चंद केमिकल रिएक्शंस देखने हैं, लाइक केमिकल रिएक्शंस ऑफ ग्रुप 1 एलिमेंट्स विद वाटर ऑक्सीजन एंड क्लोरीन, ग्रुप 2 एलिमेंट्स विद वाटर ऑक्सीजन एंड क्लोरीन, ग्रुप 3 एलिमेंट्स विद वाटर ऑक्सीजन एंड क्लोरीन। राइट, अब इसके एमसीक्यूज पेपर में पूछता है, वो बिल्कुल आसानी से पूछता है कि भाई अगर आपका मान लेते हैं सोडियम है, वो रिएक्शन करेगा वाटर के साथ तो वो क्या बनाएगा? सोडियम अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो वो कौन सा ऑक्साइड बनाएगा? अगर बेरिलियम वाटर से रिएक्शन करेगा तो कौन सा ऑक्साइड बनाएगा? तो ये बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल से इसके हम नॉर्मली क्या नाम है, जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है उसको करने की तैयारी ये होती है। मैं अपने स्टूडेंट्स को भी यही हमेशा बोलता हूँ और तरीकेकार बताता हूँ, स्ट्रॉन्ग करें अपनी बुक रीडिंग को, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स बहुत ज्यादा नहीं है, लर्निंग ज्यादा है, याद करने वाली चीजें ज्यादा है। तो बुक रीडिंग अपनी स्ट्रॉन्ग करें, बुक रीडिंग के साथ साथ अपने पॉइंट्स बनाएं, नोट्स बनाएं। अगर आप नोट्स बनाते हैं बहुत अच्छे से, छोटी छोटी बातों को नोट्स पे लिखते हैं, तो 110% अगर कोई एमसीक्यू वहां से आएगा तो इंशाल्लाह आप उसको इजीली क्रैक कर लेंगे और इंशाल्लाह पूरे नंबर लेकर आएंगे। सेम गोज विद द ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स में उसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स के, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो कौन सी बातें जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए नहीं होती हैं। बहुत सी बातें ऐसी होती है ट्रांजिशन एलिमेंट्स ही फॉलो करते हैं, लाइक कलर कंपाउंड्स बनाना, डिफरेंट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स फॉलो करना। बच्चा परेशान रहता है कि सर कौन से एलिमेंट की कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, तो हम उनको इंशाल्लाह बहुत मजे मजे से पढ़ते हैं, बहुत मजे मजे से याद करते हैं, ठीक है, और वो बहुत आसान हो जाता है। राइट, देन वी नीड टू डिस्कस अबाउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक बच्चों के लिए डरावना ख्वाब होता है। हमारे उस्ताद मोहतरम कहते थे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, अच्छा वो ऐसी बात कहते थे कि वो दूसरा डरावना ख्वाब बन जाएगा। वो कहते थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को केमिस्ट्री समझ के पढ़ा तो बेवकूफी है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज टोटली अबाउट कैलकुलेशन, वो टोटली मैथ्स है, टोटली गेम है। आपको सिर्फ एक कॉन्सेप्ट पढ़ना है, उस पर आप पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के तमाम रिएक्शंस कर सकते हो। आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड मेकिंग किस सेंस के थ्रू हो रही है, किस लॉजिक के थ्रू हो रही है। अगर आपको ये 2 बातें पता है, अगर आपको ये 2 बातें पता है तो आप इंतहाई आसानी से काम कर सकते हो। अब इसमें, अब इसके अंदर भैया, अब इसके अंदर आपके केमिकल रिएक्शंस आते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज आती हैं, यूजेस आते हैं और प्रिपरेशंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आते हैं, मल्टीपल चीजें होती हैं जिसको हम बहुत आसानी से करते हैं। अब बच्चे का सवाल सबसे कॉमन क्वेश्चन, सर तैयारी कैसे करें?
सारी बातें पढ़ ली, सर आपने अल्कोहल पढ़ा दिया, सर आपने फिनोल पढ़ा दिया, सर बेंजीन की ऐसी की तैसी कर दी है, तैयारी कैसे करें? अब मेरा बच्चा तैयारी करने का सबसे आसान तरीका जो मैं हमेशा बच्चों को बताते हुए आ रहा हूँ, बहुत से बच्चे कामयाब भी होते हैं, दुआ दे के भी जाते हैं और बहुत खुश भी होते हैं और आगे भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे उससे रेफर करते हैं, ठीक है। तो तैयारी करने का अच्छा तरीका ये होता है कि आज अगर मैंने लेक्चर लिया है सर बेंजीन का, अगर आज मैंने एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन पढ़ा है, अगर आज मैंने बेंजीन को समझा है, बेंजीन के तमाम एस्पेक्ट्स को कवर किया है, तो ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं 10 जगह से जाऊं, 25 जगह से जाऊं और बेंजीन के 10 सवाल चुनूं, 20 सवाल चुनूं, 30 सवाल सिलेक्ट करूं और उनको मैं सॉल्व करूं। अगर मैं इस काबिल हूं कि अपने लेवल के जो एमडीकेट का लेवल है उस लेवल के 10, 15, 20 सवाल मैं टॉपिक पढ़ने के बाद सॉल्व करने के काबिल हो गया उसी दिन, सेम डे, दिस इज टाइम मैनेजमेंट। कि अगर मैं सेम डे उसको सॉल्व करने के काबिल हो गया तो इसका मतलब ये है कि लेक्चर समझ में आ गया मुझे, लेक्चर समझ में आ गया, लेक्चर समझ में आ गया, इसका मतलब ये चीज की गारंटी है कि भाई अब अगर आप इसको पेपर में सॉल्व करोगे, पेपर में रिवाइज करोगे, पेपर में ऐसा कोई सवाल आएगा तो इंशाल्लाह आपको इसकी बिल्कुल भी परेशानी, बिल्कुल भी टेंशन नहीं होगी। तो पहली चीज क्या है सर, हमने सबसे तो पहले कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है, कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए हमें लेक्चर लेना है, लेक्चर लेने के बाद हमें प्रैक्टिस करनी है। लेक्चर में आपको क्वेश्चन भी सॉल्व करा दिए जाएंगे, बता भी दिया जाएगा ये सवाल इस तरीके से पूछा जाएगा, ये सवाल इस तरीके से पूछा जाएगा, इस तरीके से भी पूछ सकता है। लेकिन अगर आपने खुद से प्रैक्टिस नहीं की तो बेटा इसका मतलब ये कि आप फेल हो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टोटली ऑल अबाउट प्रैक्टिस। आपने आज अल्कोहल पढ़ा, उसकी प्रैक्टिस कर ली, आपने फिनोल पढ़ा, उसकी प्रैक्टिस कर ली, आपने ईथर पढ़ा, उसकी प्रैक्टिस कर ली। और ये बहुत आसान है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतनी कैटेगोरिकली डिफाइन है कि आप भाई एक एक दिन में तैयारी कर सकते हो। सपोज आज आपने सुबह उठ के अल्कोहल पढ़ लिया, अल्कोहल पढ़ लिया, बहुत बड़ा अल्कोहल नहीं है, अल्कोहल की प्रिपरेशन पढ़नी है, अल्कोहल का इंट्रोडक्शन पढ़ना है, अल्कोहल की केमिकल रिएक्शंस पढ़ना है, अल्कोहल के आप 30 सवाल सॉल्व करो, इसका मतलब अल्कोहल आपका रेडी, खत्म। बिल्कुल हमने जो फॉलो करना होता है वो पीएमडी का सिलेबस फॉलो करना होता है। अब आप उसको फेडरल बोर्ड से करो, सिंध बोर्ड से करो या पंजाब बोर्ड से करो, मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि जब डीयूएचएस आपका टेस्ट ले रहा है, एमडी गेट का, सिंध आपका टेस्ट ले रहा है, प्रोविंस वाइज टेस्ट हो रहा है, तो आपके लिए बहुत बेहतर है, बहुत सुनहरी मौका है कि आप सिंध बोर्ड की किताब खोलो और इंतहाई आसानी सिंध बोर्ड की किताब पढ़ लो। अदरवाइज आप जिस बोर्ड की हो, अदरवाइज आप जिस भी बोर्ड से हो, आप उस बोर्ड की किताब खोलो, उस बोर्ड की किताब खोल के आप उसकी किताब को पढ़ो। और अब तकरीबन तमाम बोर्ड्स का लेवल सेम हो चुका है। पहले हम कहते थे कि सिंध बोर्ड का लेवल बहुत गिरा हुआ है, सिंध बोर्ड में बहुत आउटडेटेड चीजें, बहुत चीजें ऐसी हैं जो अब फॉलो भी नहीं की जाती, लेकिन वो उसके अंदर घुसी पड़ी हैं, खत्म ही नहीं हो रही। लेकिन अब सिंध बोर्ड का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा हो चुका है, तकरीबन तमाम बोर्ड्स को कंपीट कर रहा है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब इसी तरह तमाम टॉपिक्स आपने पढ़ने हैं। सर आपका लेक्चर हुआ, अच्छा मैं कोशिश ये करता हूँ बच्चों के साथ कि भाई जब मैं लेक्चर लूँ, लेक्चर लेने के बाद साथ ही अपनी उस लेक्चर की प्रैक्टिस शीट बच्चों को दे दी, प्रैक्टिस शीट बच्चों को देना। अच्छा अब सर हम तो जिस कोचिंग में जाते हैं वहां तो हमें इतनी मोटी मोटी किताबें मिल जाती हैं, इतनी मोटी मोटी किताबें मिल जाती हैं। देखिए मोटी किताब देना इज नॉट एन इशू, मैं आपको 4000 एमसीक्यूज का बैंक लाकर आपके सामने दे दूं, लेकिन वो आपके लिए किसी काम का नहीं है। ना आपके पास टाइम है सॉल्व करने का, और बड़ी माजरत के साथ ना आपके पास दिमाग है सॉल्व करने का। तो आपको चाहिए अपना रेलिवेंट टॉपिक, आपको चाहिए अपने रेलिवेंट क्वेश्चंस। तो मेरी कोशिश बेटा, मेरा प्यारा बच्चा, यही होती है, बल्कि हमारी तमाम की कोशिश यही होती है कि हम लोग टॉपिक पढ़ाएं, टॉपिक के साथ ही आपको 7 एमसीक्यूज की शीट चिपका दें। उसका सबसे अच्छे 2 फायदे, एक तो ये फायदा आपकी सेल्फ प्रैक्टिस होती है, आप जब एमसीक्यू सॉल्व करते हो तो आपकी प्रैक्टिस होती है। इंतहाई हसीन फायदा जो मैं बताने लगा हूं वो ये है कि आपको जो हमें डिस्टिंग करता है दूसरे अदर इंस्टीट्यूट से, अगर आप प्रैक्टिस शीट्स खोल के देखें जो आपको प्रोवाइड की जाती हैं, उसमें हर क्वेश्चन का एक ब्रीफ आंसर, ब्रीफ एक्सप्लेनेशन होता है। अगर आप किताब खोले, किताब में मौजूद होता है भाई ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी आंसर, ऑप्शन नंबर डी आंसर है। क्यों है सर? तो चले गए, सर तो पढ़ा के चले गए, सर ने बताया था सी है, लेकिन क्यों है मुझे याद नहीं आ रहा। तो हर क्वेश्चन के साथ जब आपको एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन मिलेगी टॉपिक वाइज, तो बेटा मुझे बताओ वहां पर कौन सा ऐसा पॉइंट है कि आपकी तैयारी नहीं हो सकेगी। आपको टेस्ट मिलेंगे, तो इंशाल्लाह टेस्ट के लिए हमारा ऐसा पैटर्न है कि हम टेस्ट की सोल्यूशन वीडियो देते हैं। सोल्यूशन वीडियो से मुराद क्या होता है भाई, कि आपका टेस्ट हुआ 20 एमसीक्यू, 30 एमसीक्यू, 40 एमसीक्यू, 60 एमसीक्यू का टेस्ट हुआ, अब हर क्वेश्चन की आपको सोल्यूशन वीडियो मिली है। अब मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप 60 के 60 क्वेश्चन की जाके सोल्यूशन वीडियो देखें, लेकिन 60 में से 10 सवाल में तो फंसे होंगे। जितने बड़े चैंपियन है आप, 10 सवाल तो आपको मुश्किल लगे होंगे, 10 में से 5 सवाल तो समझ ही नहीं आए होंगे। तो ये 5 क्वेश्चन होंगे जिनकी जाके वीडियो देखें, ना समझ में आए तो फिर
खत्म कहानी। तो ये कुछ तैयारी के मेथड्स हैं। इसी तरह फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के अंदर, अच्छा मैं पीएमडी सिलेबस की बात कर रहा था, तो सेकंड ईयर के अंदर आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को शॉर्ट कर दिया गया है, बहुत ज्यादा शॉर्ट कर दिया गया है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी है, उसमें कुछ नहीं हटाया गया। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लास्ट में उनको बताते हैं बच्चा हमारा एमडी कैट का है, तो उसमें जो फजूलियात चीजें थी, विटामिन था, एंजाइम्स था, ये सारी चीजें हटा दी गई हैं। सिर्फ मैक्रोमोलिक्यूल्स के अंदर दो टॉपिक्स रखे हैं, एक प्रोटीन्स और एक एंजाइम्स। आई एम सॉरी, एंजाइम्स मैंने बोल दिया, मुंह से बोल निकल गया। कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह जो डिफरेंट टॉपिक्स थे, लिपिड्स, ये सब हटा दिए गए हैं। सिर्फ एमडी कैट के अंदर आपसे दो चीजें पूछता है, प्रोटीन्स और एंजाइम्स, जो कि आपके बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के चैप्टर के अंदर इंक्लूडेड है। अदरवाइज आप, अगर, हाँ बच्चा बोल रहा है सर एक ही यू, अगर आप एक ही यू के लिए अपेयर हो रहे हैं, नेस्ट के लिए अपेयर हो रहे हैं, एमडी कैट के एग्जाम देने के लिए, या किसी भी और नम्स के लिए अपेयर हो रहे हैं, तो आपको वहां पूरा फेडरल बोर्ड फॉलो करना है। कंप्लीट फेडरल बोर्ड आपने फॉलो करना है, फेडरल बोर्ड के अंदर जो भी है। ठीक है। यस, अभी मेरा ख्याल है सर बिलाल जी थोड़ी देर बाद इंशाल्लाह अनाउंस कर देंगे बैच की डिटेल्स वगैरह, सर बता देंगे सारी चीजें। थोड़ा सा बस मेरा थोड़ा सा मनोरंजन रह गया है, मनोरंजन का हक तो अदा कर दूं। ठीक है। अब लास्ट बेटा एक आखिरी चीज, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री की अगर बात करूं, तो फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री आपकी जो टोटल सिन बोर्ड में मौजूद है, वो टोटल की टोटल आपके पास पेपर में आती है। उसमें कुछ भी नहीं है कि सारी ये पीएमडीसी का पार्ट है, पीएमडीसी का पार्ट नहीं है, नहीं। सर्टेन कुछ टॉपिक्स हैं, वो टॉपिक्स हम जब पढ़ते हैं तो उसमें हम देख रहे होते हैं। ठीक है। तो मेनली हमारे पास पूरी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री मौजूद है। सेकंड ईयर के अंदर मैंने आपको बता दिया क्या है क्या नहीं है। अब बेटा मैं आपसे इजाजत चाहूंगा, लेकिन उसमें मैं थोड़ी सी आपको बात बता दूं बेटा, जो सिलेबस से हटके और कुछ चीजें एक्स्ट्रा बता दूं। मुझे इंटीमेशन भी आ गया सर, आपने बहुत लंबी कर दी है, आपका टाइम खत्म हो गया है। वैसे बहुत दूर हूं मैं, और सामने होता तो फिर सर का जवाब भी दे देता मैं। तो पहले तो बेटा सबसे पहले आप क्या करो, आप जब भी आप एमडी केट के लिए इंशाल्लाह अपेयर हो रहे हो, और मेरी उम्मीद है आप सब इंशाल्लाह बहुत अच्छे काबिल डॉक्टर बनो और अपनी फील्ड में अपना नाम रोशन करो। तो पहले तो आपके लिए बेटा नेक ख्वाहिशात है सबके लिए कि अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे, और अल्लाह पाक से ये दुआ है कि वो हमको आपकी कामयाबी का जरिया भी बनाते। मतलब हमको, हम तो डॉक्टर नहीं बन सके, हम तो डॉक्टर, हम तो इस फील्ड में नहीं आए, तो आप लोग इंशाल्लाह अच्छे डॉक्टर बनो। तो सबसे पहले इन इन चीजों के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आपने अपना गोल अचीव करना है, तो यू हैव टू सेट द ऑब्जेक्टिव। आपको अपना ऑब्जेक्टिव क्लियर रखना है, सर हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। हमारे उस्ताद मोहतरम फरमाया करते थे कि भाई दो चीजें हैं, या तो मैंने ये काम करना है, या तो मैंने अपना इंतकाल फरमाना है, बस। जब तक ये ऑब्जेक्टिव सेट नहीं होगा कि मैंने ये काम करना है, चलो अगर नहीं हुआ तो कुछ कर लेंगे, नहीं हुआ तो कुछ कर लेंगे, नहीं हुआ तो ये भी कर लेंगे, तो बेटा फिर तो नहीं होगा। यू हैव टू सेट द ऑब्जेक्टिव के सर हमने ये करना है, इसके अलावा इंतकाल है हमारा, बस। जब ये ऑब्जेक्टिव सेट हो जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि आपकी फिर जी जान लगा के आप ये काम करोगे। टारगेट सेट कर लिया, ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया, अब आपको अपना प्लानर डिसाइड करना है कि हमने तैयारी किस तरह करनी है। इंशाल्लाह हम लोग बैच भी अनाउंस करेंगे, तो उस बैच के अंदर आपको एक प्लानर भी शेयर किया जाएगा कि इस डेट पे, इस डेट पे ये टॉपिक्स कवर होंगे। ऑब्वियस सी बात है कि कुछ ऊपर नीचे भी हो जाता है, एक आध दिन प्लानर सेट भी जाते हैं, लेकिन हमारी कोशिश होती है 100% प्लानर को फॉलो करते हुए टेस्ट और क्लासेस लेते हुए चले। तो आपको अपने एक प्लानर सेट करना है, एक कंसिस्टेंट रूटीन बनानी है कि सर मैंने सुबह फजर की नमाज अदा करनी है, फजर के बाद मैंने पढ़ने बैठना है, दोपहर 12 बजे तक मैंने अनइंटरप्टेड पढ़ना है, उसके बाद मैंने थोड़ा सा गैप लेना है, खाना शाना खाना है, उसके बाद मैंने थोड़ा सा फ्रेश होना है, उसके बाद दोबारा से पढ़ने बैठना है, अनइंटरप्टेड पढ़ना है, क्लासेस लेनी है, प्रैक्टिस करनी है, अपने वीक एरियाज को स्ट्रॉन्ग करना है, और तमाम सब्जेक्ट को लेके बैलेंस अप्रोच लेके चलनी है। वीक एरियाज मिसाल के तौर पर किसी की केमिस्ट्री वीक है, किसी की बायोलॉजी वीक है, किसी की फिजिक्स वीक है, तो उसने उसको ज्यादा पढ़ना है। ये नहीं कि पूरा दिन, पूरा हफ्ता, पूरा महीना वही सब पढ़ रहा है। ठीक है। ठीक है बेटा, इस तरह इंशाल्लाह आपने अपनी तैयारी करनी है, और दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड इंशाल्लाह।
अच्छा बेटे, एक बार मुझे कंफर्म कर दो, मेरी आवाज आ रही है आपको? बेटे स्क्रीन खुद ही क्लियर हो जाएगी, परेशान नहीं हो। अभी जाहिर है स्क्रीन शिफ्ट हुई है तो टाइम लगता है, ठीक है, सब हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है, ठीक है, ठीक है भैया। अच्छा, थोड़ी देर के लिए मैंने आप लोगों की चैट डिसेबल कर दी है ताकि आप लोग तसल्ली के साथ मेरी बातचीत सुन लो। मेरी आवाज आ रही है आपको? बेटे स्क्रीन खुद ही क्लियर हो जाएगी, परेशान नहीं हो। अभी जाहिर है स्क्रीन शिफ्ट हुई है तो टाइम, ठीक है, चलो, आवाज क्लियर है ना? ठीक है। अच्छा बेटे, आगे चलने से पहले जो आपका 60 दिन का प्लान था उसको बताने से पहले एक छोटी सी चीज मैं मेंशन कर देता हूँ। वो साल भाई ने केमिस्ट्री के हवाले से जो बातचीत की थी कि उसके अंदर जो है वो दिमाग नहीं होता, ये तो देखो बच्चों आप लोगों का काम है तय करना, आप लोगों को ज्यादा डर केमिस्ट्री से लगता है या फिजिक्स से लगता है, ठीक है। तो जो समझने वाला सब्जेक्ट होता है ना, अमूमन लोग उसमें ही घबराते हैं। जो बगैर समझे पढ़ने वाला सब्जेक्ट होता है ना, लाल पीला डाल के नीला निकाल लो, कोई टेंशन ही नहीं है, कुछ भी होता रहता है, खुद ही नहीं पता होता क्या हो रहा है, तो बाकी को क्या पता चलेगा। खैर, 60 डेज प्लानर के ऊपर आ जाते हैं। अब देखो बच्चे, जैसे मैंने प्रॉमिस किया था आपको, मैंने पूरा सिलेबस गाइड कर दिया, क्या चीजें पढ़नी है क्या चीजें छोड़नी है, अपनी टीम के साथ मिलकर सब कुछ डिफाइन कर दिया। अब ये 60 डेज प्लान से क्या मुराद है बेटा, इसके अंदर हमने अपने 2 मंथ्स कंसीडर किए हुए, एक हमारे पास जुलाई है और एक हमारे पास है अगस्त। सर अगस्त के बाद बैच खत्म हो जाएगा? नहीं बेटे, अगस्त के बाद भी बैच खत्म नहीं होगा। अगर आपका एमडी कैट पीएमडीसी का सितंबर लास्ट में होता है तो तब तक चलता रहेगा, अक्टूबर में होता है तो तब तक चलता रहेगा, नवंबर में होता है तो तब तक चलता रहेगा, सही है। जब भी होता है तब तक आपका ये बैच चलता रहेगा। सर फिर 2 महीने या 60 दिन क्यों कह रहे हैं आप इसे? बेटे इसे हम 2 महीने इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम जो अपना सिलेबस का प्लानर आपके साथ शेयर करेंगे या जो सिलेबस डिफाइन करेंगे वो इन 2 महीने में 60 डेज में मुकम्मल हो जाएगा। 1 सितंबर को आपका नम्स का टेस्ट है। आप में से जो बच्चे दे रहे होंगे या देने में इंटरेस्टेड होंगे प्रैक्टिस के लिए या एडमिशन के लिए, जो भी रीजन होगा, तो उनकी भी तैयारी हो जाएगी। जो पीएमडीसी का एमडी कैट वाले उनका भी 60 दिन में सिलेबस पूरा हो जाएगा। सर सितंबर में क्या करेंगे, अक्टूबर में क्या करेंगे, अगर पीएमडीसी का एमडी कैट बाद में जाता है, वो मैं सब आपको बता रहा हूं। सबसे पहले देख लो बच्चे, इसके अंदर हम ऑफर क्या क्या कर रहे हैं। भैया आपके पास लाइव क्लासेस ऑफर हो रही हैं कंप्लीट कोर्स की। अच्छा, वो कंप्लीट कोर्स नहीं जो आप समझते हो, वो कंप्लीट कोर्स जो मैं और मेरी साथ की जितनी फैकल्टी है वो समझती है। जैसे बायो वाले सर शाफे ने आपको आइडिया दिया कि ये कुछ पढ़ना होता है, भले आपके अकॉर्डिंग वो पीएमडीसी सिलेबस का पार्ट है या नहीं, हमने उसको पढ़ाना है। सर क्या इसके लिए नम्स की तैयारी भी हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी, ठीक है। फिजिक्स की जो मैं समझता हूं कि पीएमडीसी का पार्ट है वो कुछ हम पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया, फिजिक्स में ओवरऑल सारे सब्जेक्ट पढ़ेंगे सिवाय क्लास 11 के 3 चैप्टर के और क्लास 12 के 2 चैप्टर के अलावा, ठीक है। बायो की, केमिस्ट्री की, फिजिक्स की और एलआर की आपके पास लाइव क्लासेस हों, ठीक है। इसके अंदर वैसे ये जो हमारा बैच है ये एमडी कैट नम्स और एमडी कैट पीएमडीसी के लिए फोकस है, लेकिन जो बच्चे यहां पे एडमिशन लेते हैं इनको हम एलआर आगा खान की भी ऑफर करेंगे। आगा खान के लिए ये बैच नहीं है, ठीक है, क्योंकि लाइव क्लासेस का हमारा कोर्स 60 दिन में मुकम्मल होगा और आगा खान का टेस्ट 21 जुलाई को है, यानी कि 1 जुलाई के 20 दिन बाद। तो हमारा पूरा कोर्स लाइव क्लासेस में मुकम्मल नहीं होगा, मैं बहुत क्लियर बता रहा हूं ताकि परेशान ना हो जाओ आप लोग। लेकिन जो बच्चे ज्वाइन करते हैं वो आगा खान भी दे सकते हैं, उनको मैं अभी आइडिया दे देता हूं। यहां पे मैंने एक पॉइंट मेंशन किया हुआ कंप्लीट सिलेबस का, सब बता देता हूं। लेकिन एलआर की उनको आगा खान की मैथ्स रीजनिंग की और साइंस रीजनिंग की भी लाइव क्लासेस हम लोग ऑफर कर रहे होंगे। बाकी जो एमडी कैट वाले हैं उनको भी एलआर की क्लासेस ऑफर करेंगे, ठीक है। इंग्लिश बच्चे हम रिकॉर्डेड लेक्चर्स में कवर करेंगे। सर इंग्लिश के साथ इतना सोतेलों वाला सलूक क्यों है? इसलिए कि बच्चा जो है ना, वो होता क्या है, पहले हमारा ख्याल ये था कि एलआर और इंग्लिश दोनों को हम रिकॉर्डेड में डाल देंगे उठा के, लेकिन फिर हमने बोला यार एलआर का वेटेज कम है तो बच्चे कहीं ऐसा ना हो उसको बिल्कुल ही छोड़ दें, इसलिए एलआर को लाइव में रखा है और इंग्लिश को लाइव से उठा के डाल दिया रिकॉर्डेड के अंदर, ताकि यहां से जो हम टाइम बचा सकते हैं और आप लोगों का टाइम बचा सकते हैं वो हमने यहां पे यूटिलाइज किया, यहां पे पास पेपर क्लासेस के अंदर। अच्छा, जितने हमारे पुराने बैचेस वाले बच्चे हैं जो ऑलरेडी इनरोल हैं वो परेशान ना हो, उन्हें दोबारा इस बैच में इनरोल होने की जरूरत नहीं है। उन लोगों का सिलेबस जिनका ऑलरेडी मुकम्मल है उनकी पास पेपर की क्लासेस वैसे ही शेड्यूल हो जाएंगी और टेस्ट सीरीज भी वैसे ही चलेगी, किसी नए बैच में आने की जरूरत नहीं, ठीक है। अच्छा, ये वाला फीचर क्या है बच्चे? ये वाला फीचर सबसे अहम है जो कि अभी हमने इस साल इंट्रोड्यूस किया। इस फीचर में क्या खास बात है? मिसाल के तौर पे आपके साथ मैंने फिजिक्स का प्लानर शेयर किया, उसके अंदर पहला चैप्टर हम पढ़ रहे हैं वेक्टर्स का, 3 दिन लगे वेक्टर्स का चैप्टर पढ़ लिया। अब चौथे दिन हम काइनेमेटिक्स स्टार्ट नहीं करेंगे, चौथे दिन हम वेक्टर्स के पास पेपर के क्वेश्चंस करेंगे, यानी कि वो क्वेश्चंस जो एमडी कैट के अंदर
चाहे वो यूएचएस में आए हों, चाहे वो डाउ में आए हों, जेएसएमयू में आए हों, लियारी में आए हों, लारकाना यूनिवर्सिटी, किसी भी यूनिवर्सिटी में आए हो, उसको हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, चाहे वो ईटीए के हो, किसी भी उसके हो, पास पेपर की एक डेडिकेटेड क्लास होगी हमारी, हर चैप्टर के बाद वो प्लानर में आपको मेंशन मिल जाएगी। अच्छा, जैसे अभी भी बहुत सारे बच्चों का मैसेज आया था कि सर हमारे पास जो है ना वो अभी बारिश हो रही है, नेटवर्क का इशू है, तो आप काइंडली हमें ये गाइड कर दीजिए कि रिकॉर्डिंग मिलेगी या नहीं। तो वेबिनार की रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, वो फेसबुक पेज पे ही अपलोड हो जाएगी। बिल्कुल ऐसी जितनी भी आपकी लाइव क्लासेस होंगी सबकी आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी। तो अगर बारिश हो रही है, किसी शादी में गए हुए हो, कोशिश करना ना जाओ वैसे आप, लेकिन अगर किसी शादी में गए हुए हो, बर्थडे पार्टी में गए हुए हो, बहुत दिल कर रहा है, आपके बगैर वो बंदा बर्थडे का केक ही नहीं काट रहा, उसने इनकार कर दिया है, तो आपको जाना जरूरी हो गया, अब क्या करें, मजबूरी है। तो उसके लिए फिर आपको क्या होगा, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आप वो रिकॉर्डिंग देख सकते हो। ठीक है, चैप्टर वाइज टेस्ट होंगे। चैप्टर वाइज टेस्ट से क्या मुराद है, एक वीक में आपके 2 चैप्टर फिजिक्स से हो गए, पहले एक चैप्टर हुआ, फिर थोड़ी देर बाद दूसरा चैप्टर हुआ, पहले चैप्टर के बाद आपने पहले चैप्टर का टेस्ट दिया, फिर दूसरे चैप्टर का टेस्ट दे दिया। सर टेस्ट कितनी बार दे सकते हैं, जितनी बार आप चाहो दे सकते हो। चैप्टर वाइज टेस्ट आपके चलेंगे 2 महीना, जब तक आपका सिलेबस चल रहा है। उसके बाद सितंबर अक्टूबर के अंदर आपके आ जाएंगे ग्रैंड टेस्ट सब्जेक्ट वाइज। जैसे फिजिक्स के आपके क्लास 11 का एक टेस्ट हुआ, फिर क्लास 12 का हुआ, फिर मिला के टेस्ट हुआ, फिर एक थ्योरी का टेस्ट हुआ जिसमें सिर्फ बुक रीडिंग फोकस की हुई, फिर फुल लेंथ पेपर जो आपके एमडी कैट के पैटर्न को ध्यान में रखते हुए हो रहे हैं। अगर पीएमडीसी ने कोई नया पैटर्न नहीं दिया तो पुराने पैटर्न के तहत होंगे। और इसके लिए हम बिल्कुल वैसे ही ओएमआर बेस पे लेते हैं। ये हमारे सर शाफे जो है माशाल्लाह से ये इस चीज में बहुत जबरदस्त चल रहे होते हैं, तो सर शाफे बिल्कुल ओएमआर बेस पे ही डिफाइन करते हैं। सर शाफे जो हमारा ये पूरा सिस्टम है, इसके अंदर सर शाफे जो है वो एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट को लीड करते हैं। तो ये इन्हीं की इनोवेशन है, ऑनलाइन सिस्टम में रहते हुए हम ओएमआर बेस्ड फुल लेंथ पेपर कंडक्ट करते हैं। लास्ट ईयर के बच्चों के भी अल्हम्दुलिल्लाह सर ने कराए थे। अच्छा, ये वाला एक और फीचर है मेरा बेटा, ये वो फीचर है जो उन बच्चों के लिए जो एकेयू का पेपर देना चाह रहे हैं, या उन बच्चों के लिए जो इंप्रूवर्स हैं। इंप्रूवर होते हैं ना, अक्सर उनके दिल दिमाग फेफड़े में ये बात चल रही होती है कि हम ना टीचर के साथ नहीं चलेंगे, हम टीचर से आगे चलेंगे। टीचर मिसाल के तौर पर वेक्टर्स पढ़ा रहा है, उन्हें लगता है हमें वेक्टर्स आता है, अच्छी बात है, तो आप तीसरा चैप्टर पढ़ लो, हमें तीसरा आता है तो हम चौथा पढ़ लेंगे। तो कंप्लीट सिलेबस की रिकॉर्डिंग, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश, एलआर, कंप्लीट सिलेबस की रिकॉर्डिंग डे 1 पे आपको अवेलेबल कर दी जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा कि आप इनसे कवर करो, लेकिन अगर कोई बच्चा अपने एंड पे कवर करना चाहता है तो हम उसे रोक रहे नहीं है। अगर वो अपने एंड पे कवर करना चाह रहा है तो शौक से कंप्लीट सिलेबस की जो रिकॉर्डिंग है उससे वो क्या कर सकता है, कवर कर सकता है। साथ ही साथ बच्चे, आपके पास एक प्लान मैनर के अंदर, प्लान मैनर से क्या मुराद है कि आपके पास एक प्लानर शेयर हो जाएगा और उस प्लानर के अकॉर्डिंग आप क्या कर रहे होगे, अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर रहे होगे। साथ ही साथ सिलेबस मैंने बता दिया। अच्छा, ये एक और हमारा फीचर है मेरा बेटा, डाउट रेजोल्यूशन का। डाउट रेजोल्यूशन से क्या मुराद है कि आपके पास जो आपका डाउट ग्रुप है, उस डाउट ग्रुप के अंदर आपके पास डाउट टीचर्स अवेलेबल होंगे, डाउट फैकल्टीज अवेलेबल होंगी जो आपको विद इन 24 आवर्स आपके डाउट का आंसर करते हैं। जो भी आपका मटेरियल होता है वो पीडीएफ में या सॉफ्ट कॉपी में आपको अवेलेबल होता जाएगा इंशाल्लाह, साथ के साथ जैसे जैसे हम चलते जाएंगे। ये टोटल हमारे पास बैच की डिटेल्स थी। इसके अंदर अगर आप में से किसी ने कोई सवाल पूछना है तो पहले आप मुझसे सवाल पूछ लो, मैं यहाँ पे चैट इनेबल कर देता हूं, उसके बाद फिर मैं आपको मजीद चीजें इसके हवाले से गाइड कर देता हूं। बेटे यहां तक पहले मुझे बता दो, किसी का कोई भी सवाल है तो मुझसे आप पूछ सकते हो यहां तक। बेटे मेरी आवाज आ रही है सबको अच्छे से? बेहतरीन हो गया। चलो बेटे, अब आप क्वेश्चन, पहले मैं आपके क्वेश्चन ले लेता हूं। बस बेहतरीन है, आप मुझसे क्वेश्चन पूछते जाओ, मैं आपको जवाब देता जाता हूं। अच्छा बेटे, जितने बच्चे पहले से एनरोल हैं उन सब की रिवीजन क्लासेस जो ऑलरेडी चल रही हैं वो चलती रहेंगी।
इसके अलावा जो पास्ट पेपर की क्लासेस हैं वो भी उनकी होंगी। इसके अलावा जो ये सारे टेस्ट के फीचर्स हैं वो उनके उसी बैच में आ जाएंगे, नए किसी बैच में आने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो अगला। बेटे टेस्ट अगर अगस्त के एंड में हो गया तो बच्चे ऐसा नहीं होता, देखो टेस्ट अगस्त के एंड में क्यों नहीं हो सकता बच्चे, पहले जो है ना एक एडवर्टीजमेंट है जो छपता है, उसके बाद जो है ना देखो टेस्ट का होना ऐसा नहीं होता कि आपके घर में मिसाल के तौर पे फुफ्फड़ की शादी है, एक दिन में अरेंज हो गई हो गया। ये आप समझो कि 2-2.5 लाख बच्चे हैं जो पूरे पाकिस्तान में बैठा हुआ है, उसके टेस्ट के इंतजाम करने हैं, उनकी जो एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स है उनको जमा करना है, देखना है कि कौन सा बच्चा है, उसके एडमिट कार्ड इशू करने हैं, फिर टेस्ट सेंटर्स को तैयार करना है, फिर टेस्ट को तैयार करना है, फिर टेस्ट होगा। अगर अगस्त में होना होता तो अब तक एडवर्टीजमेंट आ चुका होता। ठीक है, और कोई सवाल? अच्छा बेटे, इसके अंदर आपके पास बिल्कुल ये जो आपका जितने भी टेस्ट होंगे, चाहे वो ग्रैंड टेस्ट हो, चाहे वो चैप्टर वाइज टेस्ट हो, या चाहे वो फुल लेंथ पेपर दो, इन सबका आपको सोल्यूशन मिलेगा। ये हमारे जितने पुराने बच्चे हैं आप इनसे मालूम भी कर सकते हो, हम इन सबको सोल्यूशन वगैरह प्रोवाइड करते हैं। अच्छा बेटे, इस पूरी चीज की जो पूरी कहानी की जो फीस है ना, ये आपके पास है 6,500 रुपए। ये टोटल सेशन की फीस है, वन टाइम पे करनी है। ये पूरे सेशन की फीस आपके पास है 6,500 रुपए, और ये फीस आपके पास 29 जून तक है। आज हमारे पास है 27 जून, 27 जून को ये वेबिनार हो रहा है, 29 जून तक यही है। पहले मैंने बैच अनाउंस किया था तो 27 जून तक मैंने अर्ली बर्ड डिस्काउंट रखा था, अभी 29 जून तक यही फीस है, उसके बाद बढ़ जाएगी। ठीक है, और इसके लिए आपने करना सिंपल ये है, मैं नंबर आपको बता रहा हूं, इस नंबर पे आप एक व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप कर दो, जो एडमिन टीम है वो आपसे कोऑर्डिनेट कर लेगी और आपको पूरी डिटेल दे देगी कि आप किस तरह से रजिस्टर हो सकते हो। नंबर है 03088913 294। इस पे आप एक व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप कर दो, जस्ट एडमिन टीम आपसे कोऑर्डिनेट करेगी और आपको गाइड कर देगी। ठीक है बेटे, इसके अलावा कोई सवाल आप में से किसी का, ताकि फिर हम जनरल क्वेश्चन आंसर सेशन की तरह मूव कर जाएं। बेटे मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो पुराने बैच के बच्चे हैं उन्होंने बैच नहीं परचेस करना। जो पुराने बैच के बच्चे हैं, आपको क्या हमने सिलेबस पूरा मुकम्मल नहीं कराया। जो बैच 6 बैच 5 वाले उनका शायद कुछ पार्ट बाकी है तो वो चल रहा है, वो मुकम्मल होगा अपना। जो पुराने बैच वाले आपकी रिवीजन की क्लासेस चल रही हैं वो चलती रहेंगी। ये जो पास पेपर की क्लासेस हैं ये आपकी उसी बैच में स्टार्ट हो जाएंगी, जो ये टेस्ट है ये उसी बैच में आएंगे, दोबारा से परचेस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो बेटे, अगर किसी ने पहले से एकेडमी ज्वाइन की हुई है तो वो उसके साथ भी क्लासेस ज्वाइन कर सकता है, कोई मसले वाली बात नहीं है। ठीक है, बिल्कुल ज्वाइन कर सकता है। मैं आपको रीजन बताया था। पहली बात तो हमारी क्लासेस ना फ्लेक्सिबल टाइमिंग पे होती हैं, या तो अर्ली इन द मॉर्निंग होती है या लेट नाइट में हो रही होती है। हमारी कोशिश इस तरह की होती है कि या तो अर्ली मॉर्निंग में हो या लेट नाइट में हो रही हो। ठीक है, अगर आपकी किसी वजह से क्लास मिस हो जाती है तो आपको हर क्लास की रिकॉर्डिंग मिलती है जो विद इन 24 आवर्स आपको मिल जाएगी। और अल्हम्दुलिल्लाह सितंबर से हमारा बैच 1 स्टार्ट हुआ हुआ है, आज तक ऐसे नहीं हुआ कि किसी क्लास की रिकॉर्डिंग 24 घंटे के बाहर गई हो। हाँ कभी कभार ऐसा हो सकता है किसी इंटरनेट इशू की वजह से या नेटवर्क इशू, जैसे भी बारिश हो रही है नेटवर्क इशू है, मान लो जहां हम ये अभी वेबिनार कंडक्ट कर रहे हैं इस इलाके में भी तेज बारिश होना शुरू हो जाए तो जाहिर है हमें भी रिकॉर्डिंग अपलोड करने में थोड़ी सी क्या होगी, प्रॉब्लम होगी। बेटे और कोई सवाल किसी का? और कोई सवाल बेटा किसी का, कोई भी सवाल आ रहा है जहन में तो आप पूछ सकते हो। बेटे आप इसके ऊपर कोऑर्डिनेट कर लो, जो एडमिन वाले हैं वो आपको गाइड कर देंगे। ठीक है, या जो आगा खान यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं या आगा खान बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी सिंध टेक्स्ट बोर्ड पढ़ना लाजमी है बिल्कुल। अगर आप स्पेसिफिकली आगा खान यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो तो भले आप सिंध बोर्ड ना पढ़ो, आगा खान बोर्ड पढ़ लो, काफी है। ठीक है बेटे, प्रिपरेशन की जो एमसीक्यू बुक होती है ना, वो ये है कि सबसे अच्छा मटेरियल आपके पास पेपर्स का होता है। आपको बाजार से कोई भी अगर ऐसी किताब मिल रही है जिसमें पास्ट पेपर्स सब्जेक्ट के कंपाइल है, आप वो परचेज करो, टॉपिक देखो, पास्ट पेपर्स आप लगाना शुरू हो जाओ, आपका मसला हल हो जाएगा।
बेटे क्लासेस हमारे पास होती हैं, जूम के ऊपर क्लासेस चल रही होती हैं सारी की सारी, ठीक है। फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करने का बच्चे एक ही तरीका है, जो मैं अपने जितने भी बच्चे उनको बता रहा होता हूं। 3 स्टेप का फॉर्मूला है। पहले स्टेप में जब आप टॉपिक पढ़ते हो तो उस टॉपिक की बुक रीडिंग लाजमी पढ़ो। सर शाफे ने और सर साद वकार ने भी आपको यही बात की थी। टॉपिक का बुक से पढ़ना फिजिक्स के लिए भी लाजमी है। और जितने बच्चों को यह कंप्लेन होती है कि हमें बुक समझ में नहीं आती, आप टॉपिक को कभी तमीज से पढ़ के देखो, आपको बुक समझ में भी आएगी और एक एक पॉइंट लिखा हुआ भी पता चलेगा कि क्या लिखा हुआ है। दूसरे नंबर पे बुक की एग्जांपल्स करो और एंड ऑफ चैप्टर प्रॉब्लम्स करो। तीसरे नंबर पे उससे रिलेटेड एमसीक्यूज प्रैक्टिस करो। ठीक है बच्चे। बिल्कुल मेरा बेटा, जो प्लानर है वो हम लोग स्टडी प्लानर शेयर कर देंगे। जब आपका एक बार ग्रुप बन जाएगा, रजिस्टर होते जाओगे, ग्रुप बन जाएगा, प्लानर शेयर कर देंगे, उसी प्लानर के अकॉर्डिंग हमारी क्लासेस चल रही होंगी। बेटे जितने भी रेलिवेंट प्रॉब्लम्स है ना, वो सारे इसी के अंदर आते जाएंगे। ये जो हम लोग देखो भैया, मैं मैं वैसे अपना फिजिक्स का तरीकाकार बता देता हूँ। फिजिक्स का जो मेरा लेक्चर होता है ना, उसमें क्या होता है, ये पुराने बच्चे भी इसके अंदर बैठे हुए होंगे, बैच 1 2 3 के 4 के, जिनका पूरा कोर्स मुकम्मल हो चुका है। जो भी लेक्चर होता है उसके अंदर थ्योरी भी होती है, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी होते हैं, पास्ट पेपर के भी होते हैं, बुक के भी होते हैं। अब इसमें एक नया फीचर हमने और ऐड कर दिया कि पास्ट पेपर की क्लासेस अलग से डेडिकेटेड भी रख दी हैं उठा के, ताकि बिल्कुल फोकस होकर एक्सपीरियंस हो जाए। और कोई सवाल जनरल कैटेगरी में मुझसे, साद भाई से या शाफे सर से। बेटे ये कंप्लीट एंट्री की तैयारी है। बेटे हमारे पास 5 मिनट मजीद बाकी हैं, इसको हमने फिर मुकम्मल करना है, ताकि आप मुझे बता दें। जी बेटे, टेस्ट का सॉल्यूशन मिलता है, उसके अंदर डिस्कशन होती है। एसी जनरेटर शामिल है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर है बेटे। जी बेटे, टॉर्क वाला चैप्टर आपने पढ़ना है, रोटेशनल मोशन के अंदर शामिल है टॉर्क वाला चैप्टर, ठीक है। या टेस्ट की एक्सपेक्टेड डेट सितंबर के लास्ट के अंदर होगी या सितंबर के मिड के अंदर होगी मेरे हिसाब से। बेटे फीस के हवाले से जो भी डिस्कशन है आप इस नंबर पे कर सकते हो, एडमिन वालों का काम है, वो आपको गाइड करेंगे, बेफिक्र हो जाइए, ठीक है। अच्छा, एक एक बच्चा या एक बच्ची कोई पूछ रहा है, मेरा ख्याल है कि सर ऑनलाइन ज्वाइन करने का क्या फायदा है। बेटे हाईएस्ट पॉसिबल क्वालिटी आपको इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मिल रही होती है। मैं आप ही के वेबिनार ग्रुप के अंदर डेमो लेक्चर्स भी शेयर कराऊंगा, उसको आप लाजमी देखें। और आप किसी भी अच्छे कोचिंग के अंदर मौजूद हैं, आपका दोस्त मौजूद है या दोस्त नहीं मौजूद है, तो आप वो लेक्चर वहां से कंपेयर कर सकते हैं। अगर आपको अपने घर के कंफर्ट से, बगैर ट्रैफिक में खच्चल ख्वार हुए वही लेक्चर मिल रहे हैं, तो आप टाइम मैनेजमेंट की तरफ जाएं। जो टाइम आप आने जाने में ट्रैफिक में फंसने पे वेस्ट करेंगे, उस टाइम पे आप अपनी पास्ट पेपर की प्रैक्टिस करें, ताकि आपको 1 साल 2 साल 3 साल वेस्ट ना करने पड़े। ठीक है बच्चे। ठीक है मेरा बेटा, बस हम लोगों ने शॉर्ट नोट्स किस तरह से बताने हैं, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं, ये भी मैं आपके साथ बना करके अपडेट कर दूंगा इंशाल्लाह। तो ये पूरा का पूरा सेशन था, वेबिनार था, मैं और मेरी टीम की तरफ से। तो सर शाफे को मैं हैंड ओवर कर देता हूँ 4 5 मिनट के अंदर। सर शाफे से आपको कोई सवाल पूछना है तो आप उनसे भी क्वेश्चन पूछ लें। अच्छा भाई, अगर आपके कोई सवालात हैं बायोलॉजी से रिलेटेड, या कोई भी सवाल अगर मुझसे आपने करना है, सो यू कैन आस्क फ्रीली। मैं देख लेता हूँ। अच्छा। अ, हाँ भाई बच्चों, अगर कोई सवाल बायोलॉजी से रिलेटेड या कोई भी क्वेश्चन है, सो यू कैन आस्क फ्रीली। तब बंद कर दो, दूसरी क्लास शुरू।
चलो बच्चों, आई होप कि ये सेशन आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगा और काफ़ी अच्छी तरीके से आपको तमाम सब्जेक्ट्स के बारे में तमाम चीज़ें आपको एटलीस्ट जो है वो आइडिया ज़रूर हो गया होगा। ठीक है, तो आई होप कि चीज़ें बेहतर होंगी। तो भाई आपसे हम इजाज़त चाहते हैं, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी एक नए सेशन में कभी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।